अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रूही अटन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज आप मुझे देख के हैरान तो ज़रूर हुई होंगे कि सुबह सवेरे मैं कैसे यहाँ पे आ गया। असल में हमारी जो एंकर हैं आसमा नूरीन, उनकी खाला की वफ़ात हुई है, तो जिस वजह से वो चंद दिन छुट्टियों पे हैं। तो अल्लाह उनकी खाला की मग़फ़िरत फरमाए और हम सब उनके लिए दुआ गो हैं, हमारी पूरी टीम। और इसके साथ साथ जिस तरह हम प्रोग्राम में रूही अटन में आपको पता है कि किस तरीके से हम टॉपिक्स पे बात करते हैं, मुख्तलिफ जो हमारे शहर के इश्यूज़ हैं उन पर भी बात करते हैं। और सुबह के वक्त अमूमन लोगों का मूड खुशगवार होता है, तो उस हवाले से हम उनको यही बताते हैं कि आज का दिन आपका मौसम के हवाले से कैसा रहेगा, क्योंकि मुल्तान में जो गर्मी है वो शदीद होती जा रही है। पहले हमने देखा कि मई का जिस वक्त आगाज़ हुआ तो बारिशें चल रही थी और मौसम ऐसा था कि लग रहा था कि शायद ये मौसम ऐसे ही चलता रहेगा चंद दिन तक। लेकिन कल से हमने जो टेम्परेचर देखा वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचा है। आज 43 डिग्री पर जाने का इम्कान है, कल 44 और परसों 45 तक जाने का इम्कान है। अभी ये मई का आगाज़ है, अभी हम जून में नहीं गए, जुलाई में नहीं गए, अगस्त में नहीं गए, सितंबर में नहीं गए, क्योंकि मुल्तान में जो गर्मी है वो 7 से 8 महीने रहती है। तो मुल्तान के लोगों को तो काफ़ी एक्सपीरियंस है। इसके साथ से मुल्तान की हम बात नहीं कर रहे, रहीम जहाँ खान चले जाएं तो वहाँ भी आज 44 डिग्री है, मुल्तान में तो फिर भी 43 है, वहाँ 44 डिग्री पे पहुँच गया है। बहावलपुर में 44 डिग्री सेंटीग्रेड आज जाएगा। डीजी खान में भी ये मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो एहतियात लाजमी करनी है। तो इस मौसम में आपने अपना ख्याल कैसे करना है, इस पर भी हम आज तफसीली बात करेंगे, क्योंकि मौसम जैसे चेंज होता है तो हमारी रूटीन भी चेंज होती है और हम खाने पीने में और वो ठंडे मशरूबात इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और अक्सर जब मैं निश्तर हॉस्पिटल जाता हूँ तो वहाँ पर डायरिया के, गैस्ट्रो के एक नहीं दो नहीं दर्जनों मरीज वहाँ पे होते हैं। और उनसे जब पूछा जाता है, डॉक्टर से जब पूछते हैं कि भाईजान हुआ क्या है, वो कहते हैं कि यार वो हमने फलां जगह से मशरूबात पिए थे, वहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ था और वहाँ पर हमने ठंडा गिलास पी लिया, तो उसके बाद तबीयत ख़राब हो गई और हॉस्पिटल पहुँच गया। तो आप लोगों ने क्या खाना है, क्या पीना है इस मौसम में, तो ये भी आज हम आपको बताएंगे। हमारे साथ इस पर मेहमान मौजूद होंगे हमारे साथ। और उसके साथ साथ आजकल एक और चीज़ हमारे पूरे मुल्क में इस वक्त हर वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर लोग सुनने को पसंद करते हैं। एक तो बिजली के बिल हैं, रोज़ाना जब खबर चलती है कि बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया, तो शहरियों का दिल जो है वो दहल जाता है, वो परेशान हो जाते हैं कि यार क्या क्या खबरें। कोई अच्छी खबर भी है, तो एक अच्छी खबर यह है कि ओवर बिलिंग पर आजकल काफ़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और वफाकी वज़ीर दाखिला ने काफ़ी सख्ती से हदायत जारी किए हैं कि जो मैपको, लेस्को, फेस्को, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये जो कंपनीज़ हैं जो कि शहरियों से ओवर बिल कर रही हैं, एक तो वो उनके रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और दूसरा वो अपने जो उनकी नाकिस परफॉर्मेंस होती है उसको काबू पाने के लिए वो आवाम पर उसका बोझ डालते हैं, वो बिलों से, वो लोगों से इजाफी पैसे वसूल करते हैं। तो उस पर पहली बार एक नोटिस लिया गया और वफाकी सतह पर कमेटियाँ भी बनाई गई हैं, तो कमेटियाँ काम भी कर रही हैं। तो आज हम अपने रिपोर्टर से जानेंगे कि वो कमेटियाँ किस तरीके से काम कर रही हैं, कितना काम कर चुकी हैं और कितने लोग जेल में जा चुके हैं जो आवाम की जेबों से इजाफी पैसे निकाल रहे थे। सारी सूरत पे बात होगी। आपको अपने मेहमानों से भी तारुफ करा दें। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं राना बिलाल की आप न्यूज़ सुनते रहते होंगे। मैपको को, रेलवे डिपार्टमेंट, हाईवे और बाकी डिपार्टमेंट को काफ़ी उनकी गहरी गिरफ्त है। राना बिलाल, आपको खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है। उनके साथ हमारी दूसरी मेहमान मौजूद हैं इकरा बेग, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। जिस तरह हमने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे कि जो मौसम तब्दील हुआ है उसमें खुराक का क्या इस्तेमाल करना है। PhD स्कॉलर भी हैं। इकरा बेग, आपको खुश आमदीद, उम्मीद आप खैरियत से होंगी। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और हम जाएंगे राना बिलाल के पास। राना बिलाल, ओवर बिलिंग आज का सबसे एक हॉट टॉपिक है और लोग पसंद कर रहे हैं और लोग इंतज़ार में हैं कि जिन जिन लोगों ने हमसे इजाफी पैसे निकलवाए जेबों से, उनको सजाएं दी जाए, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। तो अब तक कितनी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं और कितने लोग जेल में जा चुके हैं? बहुत शुक्रिया बिलाल। अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये ओवर बिलिंग का जो आजकल पूरे मुल्क में बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है, क्योंकि जैसे आपने बात की कि बिजली के बिलों की कीमतें जो है आए रोज़ बढ़ती चली जा रही हैं। बिजली की कीमतें जब फी यूनिट कीमत बढ़ती है, नेपरा की जानिब से खबर चलती है जी कि नेपरा ने आज 2 रुपये, आज 4 रुपये, आज 5 रुपये, वीकली बेसिस पे कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से जब बिजली की कीमतें बढ़ती हैं तो ऑटोमेटिकली जब ये डिस्कोज कंपनीज हैं जैसे मैपको है, लेस्को है, फेस्को है, आइस्को है, गेस्को, तकरीबन 10 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। इस वक्त जो है ओवर बिलिंग जो मेन इशू है, इस पे वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तरफ से जो है वो सख्त हदायत जारी की गई हैं
कि जिन अफसरान की जानिब से या जिन एसडीओज या जिन एक्सियंस की जानिब से या जिन चीफ इंजीनियर्स की जानिब से जो है वो ओवर बिलिंग की गई है सार्फिन को। इसमें मैं आपकी बात टोकूंगा, ओवर बिलिंग की क्यों जाती है? आखिर जरूरत क्या पेश आती है? उनको मसला क्या है कि वो आवाम से इजाफी पैसे निकालें? हमसे कोई इजाफी 10 रुपए चार्ज कर ले तो हम उससे झगड़ा करते हैं कि भाई इजाफी पैसे क्यों ले रहे हो? बिल्कुल। और ये कंपनीज लोगों से हजारों पैसे वसूल करती हैं इजाफी, अगर ना दो तो मीटर काट के ले जाते हैं। बिल्कुल बिलाल, ओवर बिलिंग इसलिए की जाती है क्योंकि ऑफिसरान इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो बिजली महंगी होती चली रही है, दूसरी तरफ जब लाइन लॉसेस बढ़ जाते हैं तो ये आवाम एक सब डिवीजन। अब ये आवाम का देखें, अब बिजली जो चोरी करता है, जो बिजली चोरी कर रहा है, ऑटोमेटिकली जारी सी बात है एक सब डिवीजन से एक पूरा हिसाब किताब होगा, वो कितने यूनिट्स जो हैं वो करोड़ों यूनिट्स जो हैं वो अगर एक सब डिवीजन में सार्फिन कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका एक एसडीओ को से पूछा जाएगा कि यार आपने कितने लाइन लॉसेस कम किए हैं या कितने बढ़ाए हैं। जब लाइन लॉसेस बढ़ते हैं बिजली चोरी एक सब डिवीजन के अंदर, अच्छा बिजली चोरी अपनी खामी को काबू पाने के लिए जो वो ओवर बिलिंग करता है। हमारी पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं करते डकैती की, बिल्कुल ऐसे एक थाने में इतनी डकैतियां होगी तो वो नहीं एफआईआर दर्ज करते, कम करते हैं, हमारी रिपोर्ट गलत जाएगी। बिल्कुल यही यहाँ पे चीज है। बिल्कुल यही ये सेम रिपोर्ट ऐसी है। अब देखो ना कि एक सारिफ ने जिसने 2000 यूनिट कंज्यूम किए हैं उसको क्या करते हैं, अब ज्यादातर ओवर बिलिंग कहाँ पे होती है? ओवर बिलिंग करते हैं ट्यूबल व्हील सार्फिन को जिनके बड़े कनेक्शंस होते हैं या इंडस्ट्रियल कनेक्शंस को ओवर बिलिंग की जाती है। अब तो या फिर 5 मरले वाले भी नहीं छोड़ा हुआ। अब तो घरेलू सारिफ जो छोटे सारिफ हैं जिनका घर का बिल पहले आता था तकरीबन 200-250 यूनिट जो कंज्यूम करता था उसको भी 100-150 यूनिट ओवर बिलिंग करके उसका, जारी सी बात है जब एक बंदे ने स्लैब बनाया हुआ है कि एक बंदे ने 199 यूनिट इस्तेमाल किए हैं, जब ओवर बिलिंग की जाएगी 200 से यूनिट्स ऊपर चले जाएंगे, 199 यूनिट्स का जो बिल आएगा वो तकरीबन मेरा ख्याल है वो बिल आएगा कोई 6-7 हज़ार रुपया। जब 200 यूनिट से अबव यूनिट चलेंगे वो तकरीबन 4-5 हज़ार रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। ओवर बिलिंग करने की वजह हर महीने होती है कि हर महीने नहीं, कहीं कहीं होता है ओवर बिलिंग। अब मैपको की अगर हम सूरत हाल की बात करते हैं, मैपको में ओवर बिलिंग है सही, कुछ सब डिविजन्स के अंदर शिकायत हैं जैसे कि रूरल एरियाज में इस वक्त मेरे मोबाइल में 6 से 7 दोस्तों की एप्लीकेशन आई हुई है, मुझे कह रहे हैं कि हमें ओवर बिलिंग हुई, हमने एप्लीकेशन दी है लेकिन अभी तक कोई बात नहीं सुनता। वो ये कहते हैं भाई जो बिल आया ना वो पे करो उसके बाद देखेंगे। नहीं बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अब देखिए अब एक गरीब आदमी है जिसका कोई ना तो कोई सिफारिश है, जिसके पास ना कोई वो पैसे है ना कोई वसाइल है, अब उसका बिल आ गया तकरीबन 10,000 रुपए का बिल आ गया, जिसका बिल आता था 2-2.5 हज़ार रुपए का, या एक पंखा चलाता है या एक उसके घर के अंदर मोटर है या एक बल्ब है, उसका 2-3 हज़ार रुपए का बिल था। अब ओवर बिलिंग करके 10,000 रुपए का जब बिल आता है तो वो अपने सारे काम काज छोड़ के अब वो सब डिवीजन का रुख करता है, उनके पास हाजिरी देता है। आगे से जो है वो एसडीओ साहिबान ही नहीं बैठे होते, एसडीओ साहिबान गायब होते हैं, कई बार एक्सीन के पास जाते हैं, एक्सीन भी गायब होते हैं। वो 2-3 बार चक्कर लगाता है एक आदमी जिसका कोई कसूर ही नहीं है, जिसने यूनिट्स कंज्यूम ही नहीं किए, जिसने तकरीबन यूनिट्स कम कंज्यूम किए हैं, उसको मीटर रीडर की गलती है। अब इसका मेन जो वजह होती है, तफसीलन बात करेंगे आपसे, मजीद भी जानेंगे। नाज़रीन हमारे यहाँ अजीब ही सूरत हाल है, हम सुबह सुबह आपको फिर परेशान कर रहे हैं, हालांकि सुबह के वक्त आप सबका खुशगवार मूड होता है, लेकिन कह रहे हैं कि इन चीज़ों में बात करें जो आप लोग रोज़ाना फेस करते हैं। दुनिया जहाँ में जो कंपनीज होती हैं वो अपने सार्फिन को सर्व करती हैं, और हमारे यहाँ जो कंपनीज हैं वो अपने सार्फिन को टीज़ करती हैं, वो उनसे काफ़ी पैसे वसूल करती हैं, और वो भी इस तरह के बदले में उनको वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसके तो पैसे लेते हैं, उसके अलावा उनसे इजाफी पैसे भी वसूल करती हैं, और 50, 60, 100 रुपए नहीं कई हज़ार रुपए लोगों से वसूल किए जाते हैं, और उन लोगों से वसूल किए जाते हैं जिनका कोई कसूर नहीं होता, सिर्फ ये कसूर है कि उन्होंने मैपको का मीटर लगाया हुआ है, वो बिजली यूज़ कर रहे हैं। अच्छा तो जी हमारे यहाँ सूरत हाल, इस पे हम मजीद बिलाल भाई देखिए पिछले दिनों वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने ओवर बिलिंग के हवाले से काफ़ी हद तक हमें बिजली चोरों के खिलाफ आप पे बात करेंगे कि जो वफाकी हुकूमत है, वफाकी वज़ीर दाखिला ने जो हिदायत जारी की है तो उस पर कितना अमल दरामद हुआ है और टीमें किस तरीके से काम कर रही है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन हम जरा जाएंगे अपनी दूसरी मेहमान के पास, इकरा बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम मौसम तब्दील हुआ है, लोगों की खुराक हमारे यहाँ ख्याल नहीं रखा जाता, और आजकल जितनी महंगाई है तो लोग एक टाइम खाना बनाते हैं उसके 3-4 टाइम यूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो ये उनकी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है? देखिए महंगाई का जिस तरह से आपको भी पता है सिनेरियो, मुझे भी पता है, आम लोगों को भी पता है, तो खाने में वैरायटी लाना तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है।
लेकिन इसको अगर हम स्मार्टली प्लान करें और अगर हम आगाही लोगों के अंदर देना शुरू करें तो हम अपने मिनिमम वसाइल के अंदर भी, महदूद वसाइल के अंदर भी हम वैरायटी ला सकते हैं। जैसे अभी आपने बात की कि लोग एक दिन खाना पकाते हैं और 3-4 दिन, तो इसको लेकर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम उसमें वैरायटी ऐसे ला सकते हैं कि अगर आपने सब्जी बनाई है तो सब्जी के साथ आप कोई चटनियाँ अपने दस्तरखान में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। आप कोई ऐसे हेल्दी, जिसे कहते हैं सेहत अफ़ज़ा मशरूबात इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। आप कुछ सॉसेज ऐसे बना सकते हैं। आप घर के बने हुए जो मुरब्बे होते हैं जिनको हम जैम्स की तरह यूज़ करते हैं, तो उससे आप अपने दस्तरखान की सब्जियों की बात की तो जब हम सब्जी बनाते हैं घर में तो उसको उसके सुबह के टाइम बनाया, दोपहर टाइम पे, शाम को, तो कितने टाइम यूज करना चाहिए? अगर आप इंसानी सेहत के मुताबिक का तकाजा तो यही है कि अगर हम असूलन देखें तो आपको जितनी जल्दी जो आपके कुक्ड वेजिटेबल्स हैं जितनी जल्दी हो सके आप उसको कंज्यूम कर लें, क्योंकि जितनी दफ़ा आप रीहीट करेंगे, जैसे हम अगर एक दिन पका लें और 3-4 दिन कंज्यूम करें, तो ऑब्वियसली जितनी दफ़ा हम उसको रीहीट करेंगे उतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट लॉसेज होंगे और वो फिर डायरिया और फिर गैस्ट्रो का भी, उससे ही फिर हमारे जितने मुख्तलिफ मसाइल हैं वो सामने आते हैं। डायरिया का खैर इस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है, डायरिया का बहुत सारी चीज़ों से ताल्लुक़ है। बच्चों में ज़्यादा इसके मसाइल सामने आते हैं डायरिया के। वो फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कंटामिनेशन हो जाती है। माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, हम माइक्रोवेव्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और उसके प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करते। मतलब हम किसी भी जो हम घरों में यूज़ कर रहे होते हैं, प्लास्टिक की प्लेट्स हैं, या हम प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करते, तो ऑब्वियसली फिर वो कंटामिनेटेड फूड जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं। आज सब्जियों की आपने बात की, आज के सब्जियों के रेट काफ़ी कम है। जी। मैं सुबह खुद मार्केट में गया तो टमाटर 40 रुपए किलो था, प्याज 70 रुपए 80 रुपए था, और ये खीरे वगैरह। तो ये जो चीज़ें हैं जो कि काफ़ी 1-1 किलो मिल जाती हैं 30 रुपए 40 रुपए में, 50 रुपए में, जी। तो इनका घर में इस्तेमाल इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं है, तो इनका इस्तेमाल कितना लाजमी है और इंसानी सेहत के लिए कितना बेनिफिट है? इनका इस्तेमाल बहुत लाजमी भी है और सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। और अगर हम महंगाई के हवाले से बात करें तो ये वाली सब्जियां हम अपने घरों में किचन गार्डनिंग के थ्रू बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। इन सब्जियों के इस्तेमाल के लिए आपकी महंगाई का कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे अपने घर में मेरे भाई को शौक है, किचन गार्डनिंग का शौक है, तो ये चीज़ें आप इजीली अपने किचन से ही आप अपनी किचन गार्डनिंग को प्रमोट करें और आप अपने किचन में इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। और इससे मेरी सेहत वाकई अच्छी है। कुछ चीज़ें होती हैं, हम नाज़रीन की बात करें, जो लोग ये यूज़ करेंगे तो उन सबकी सेहत अच्छी रहेगी। जो यूज़ करेगा, मेरी फैमिली है वो आहिस्ता आहिस्ता अवेयर होती जा रही है कि हमने कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, किन चीज़ों से हमने पीछे हटना है, और टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए खाने की, किस चीज़ के पैटर्न के, किस चीज़ के कॉम्बिनेशन है, उसके कितने फ़वाइद हैं। इसमें मज़ीद आपसे बात करेंगे, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। नाज़रीन, जो तफसीलन बता रहे थे हम आपको, और जिस तरीके ने बताया कि अपने खुराक का जो इस्तेमाल है वो बेहतर कर लें। वेजिटेबल का इस्तेमाल आजकल लोग कम करते हैं, कि इसको अपनी खुराक का हिस्सा बना लिया जाए तो आपकी सेहत बेहतर रहेगी और आप मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी, आप अच्छा फील भी करेंगे, आपके चेहरे पर रौनक भी नजर आएगी, जो आप बाकी फास्ट फूड खा के आपका चेहरा डल नजर आता है। हम इससे मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे आपकी खुराक के हवाले से, सब्जियों की अफादियत के हवाले से बात कर रहे थे, आपकी सेहत के हवाले से बात कर रहे थे, उसके साथ साथ सेहत के साथ साथ जो एक बिजली का बिल है वो इंसानी सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह इसलिए साबित होता है कि जब भी वो लोग देखते हैं तो टेंशन होती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो फिर मेडिसिन लेनी पड़ती है, मेडिसिन महंगी है, ये सारा कुछ है। तो अब बिल किस तरीके से कम होगा, ओवर बिलिंग को रोकने के लिए क्या क्या हुआ मुल्तान में और पूरे रीजन में क्या क्या हुआ, ये राना बिलाल से जानेंगे। बिलाल, ये जो इस वक्त सूरत हाल है, ओवर बिलिंग तो हुई, अब शिकंजा कैसे कसा जा रहा है और कितने लोग गिरफ्तार हुए, और वफाकी वज़ीर दाखिला ने क्या क्या हदायत जारी किए? अच्छा, पहले तो मैं ये बात करूंगा, आपने सब्जियों की अफादियत के बाद बिजली के बिल के बारे में बात की, लगता है आपका भी बिजली का बिल देख के ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, मेरा ख्याल है। एक तरफ बिजली के बिल की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हम अपनी बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। लग रहा है पहले आपने लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ाना है, उसके बाद आपने मुझसे टिप पूछनी है। ब्लड प्रेशर की कमी के लिए हमने बिलाल को बिठाया और सेल्स के लिए हमने आपको, आप यहाँ कहिए, आप बैलेंस हो जाएगा। अब बताइएगा, ब्लड प्रेशर हमें कम कराना है, बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, बिल्कुल। तो
क्या अच्छी खबर है। कितने लोगों को अच्छा लगता है जब वो सुनते हैं ना कि बिजली चोर तो गिरफ्तार होते हैं, साथ जो बिजली चोरी कराने वाला है वो जब गिरफ्तार होता है ना, दिल को भी सुकून मिलता है। बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल। तो कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? अच्छा बिलाल, देखो ये जब से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब आए हैं, बिजली जो चोरी होती थी वो तो काफ़ी, जब से डिस्कोज कंपनीज बनी हैं तब से बिजली चोरी होती आ रही है और तब से ओवर बिलिंग होती आ रही है। एक मशहूर डायलॉग है, इसी हवाले से एक मशहूर डायलॉग है, 75 साल से हम ऐसे ही देख रहे हैं। हम ऐसे ही देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखने में आया है कि वफाकी गवर्नमेंट भी इसी हवाले से हमें काम करती दिखाई दी है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब का इसी हवाले से काफ़ी ज़्यादा ना वो मुतहरक हैं ओवर बिलिंग के हवाले से, क्योंकि ख़ासतौर पर मोहसिन नकवी साहब का भी यही कहना है कि जो काम जो नेग्लिजेंसी ऑफिसरों की है, जो ओवर बिलिंग है या लाइन लॉसेज बढ़ाते हैं या वो काम नहीं करते, वो जो है सारिफ पे बोझ डाल दिया जाता है। जब सारिफ पे अजाफी बोझ डलेगा, जिस बंदे की 20-25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह होगी और 20-25 हज़ार रुपये का बिल आ जाएगा, जाहिर सी बात है उसका ब्लड प्रेशर तो हाई होगा, बीमारियों में मुब्तला होगा, उसके लिए और परेशानियाँ होंगी, जाहिर सी बात है घर के और बहुत सारे मामलात होंगे। अब लेस्को में ओवर बिलिंग जो सबसे ज़्यादा हुई है तमाम डिस्कोज कंपनियों में, तकरीबन 10 डिस्कोज कंपनी हैं इस वक्त वापडा के जो नीचे काम कर रही हैं, उनमें लेस्को में इस वक्त 83 करोड़ यूनिट्स की ओवर बिलिंग, 83 करोड़ यूनिट्स। जो नेपरा की रिपोर्ट आई है, यूनिट हमारे आ जाएं तो वो बिल 10,000 से क्रॉस कर जाता है। बिल्कुल ऐसी है। अब देखिए ना, अब लेस्को में अब देखिए ना, सिर्फ मेपको में जो सारिफ हैं वो तकरीबन 80 लाख सारिफ हैं। अब लेस्को में भी मेरा ख्याल है तकरीबन 1 करोड़ से अबव सारिफ है, क्योंकि लेस्को जो है मेपको से बड़ी कंपनी है। डालें तो आपको तो ये 83 करोड़ यूनिट्स की जो है वो ओवर बिलिंग की गई है, जिसके 83 करोड़ यूनिट्स का जो अगर हम अमाउंट बनाते हैं तो तकरीबन अरबों रुपए में बनती है, अरबों रुपए में बनती है। तो इसी हवाले से जो एक्सियंस ने जो ओवर बिलिंग की हुई थी, रिपोर्ट्स जो है वो FIA को टारगेट दिया हुआ है, इसी हवाले से उन एक्सियन साहिबान की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं लेस्को में खासतौर पर। इससे कोई खौफ पैदा हुआ है मेपको में अफसरान में जो पहले खुल के काम कर रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं? बिल्कुल खौफ पैदा हुआ है। अब देखिए ना, एजेंसियां भी उसी चीज़ पे काम कर रही हैं ओवर बिलिंग पे, बिजली चोरी के हवाले से। हमारी FIA भी उसी चीज़ पे काम कर रही है। हमारे जो जिस तरह डिस्कोज कंपनीज में सर्विलियंस टीमें होती हैं, बाकायदा तौर पर टीमें बनाई जाती हैं। जो रिवर्सल पकड़ा गया वो क्या स्टोरी थी? बिल्कुल बिलाल, देखें बिजली चोरी की जो सरकारी मुलाजिम था, सरकारी मुलाजिम था, ये आम बंदा था, जैसे कि वो मुख्तलिफ लोगों से पैसे वसूल करता था और उनके मीटर रिवर्स करके देता था, मीटर टेम्पर मतलब कि अगर मेरा मीटर चल रहा है 5,000 यूनिट तक तो वो उसको 3,000 पे जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। अब देखें वो जो और फिर वो उसकी जो बिजली चोरी है फिर वो बाकी हमसायों में डाली जाएगी। बिल्कुल ऐसी है। देखिए बिलाल, आपने जैसे बात की कि मेपको के ऑफिसरान पे इसी हवाले से जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है कार्रवाइयों का, FIA की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, बिजली चोरी पकड़ी जा रही है। अब जो मुलाजिम इसमें इन्वॉल्व थे बिजली चोरी कराने में, जो सहूलतकार थे, लोगों से पैसे वसूल करते थे, महीने के पैसे वसूल करते थे, जाहिर सी बात है जिसका 4-5 हज़ार यूनिट कंज्यूम होता था उससे पैसे वसूल कर लिए, उसका मीटर रिवर्स करके दे दिया। जैसे आपने बात की, कल एक बड़ा जो है वो बिजली चोर पकड़ा गया है जो FIA ने रेड किया है। गुलाम शहबाज नामी आदमी था जो बहावलपुर से पकड़ा गया है। वो क्या करता था, वो उसके पास एक डिवाइस थी जो उसने इवन के उसके पास पूरा सिस्टम था, 3 फेज मीटर है, चाहे MDI मीटर है, चाहे घरेलू मीटर है, वो सबको मीटरों को रिवर्स कर लेता था, मीटर को टेम्पर कर लेता था। एक मीटर है सलीम शुजाबाद से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम, आवाज आ रही है आपको? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? जी जी, मैं राणा बिलाल यूनिस साहब की बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ। जी जी जी, आप बात मुकम्मल करें। जी सर, ये जो है ना बात करने जाओ तो वहाँ अमला इतना फिर रहा होता है जी सारा दिन, और जो है जो साहब वाकई मौके पर नहीं होते। ठीक है सलीम साहब, आपका शुक्रिया। सलीम साहब ये कह रहे थे कि जो हम गुफ्तगू कर रहे थे वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सही गुफ्तगू हो रही है कि अमला वहाँ पे नहीं होता, SDO नहीं होता, एक्सीडेंट साहब गायब होते हैं, वो अफसरान बाला हैं। अब उनको क्या कंसर्न कि अवाम किन मसाइल से दो चार हैं। अवाम बेचारी हमारी अवाम की किस्मत कि उनको अफसरान भी ऐसे मिले हैं जो कि इंतहाई कामचोर हैं। बिल्कुल बिलाल, पहले मैं इस बात का जवाब दे दूं, जो कॉलर थे हमारे साथ, जब से CO मेपको आए हैं तकरीबन 3 महीने होने वाले हैं। इंजीनियर राना मोहम्मद अयूब खान
इसी हवाले से हमने इनका इंटरव्यू भी किया, उनका यही कहना था। अब जो पहले सूरत हाल थी, जो पहले CEO थे महार अल्लाह यार परवाना, उनके तकरीबन 2 साल का उनका टेन्योर था। उसमें हमने देखा कि जो आम सारिफ जाता था उसके लिए एक घरेलू कनेक्शन, बिजली का नया कनेक्शन लगवाना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि मैपको ने परचेजिंग नहीं की होती थी। एक बिल अगर डिमांड नोटिस आपने अदा कर दिया तो 6-6 महीने तक मीटर ही नहीं मिलता। बात करेंगे आपसे। ये बिल्कुल बात सही है कि एक तो अफसरान बाला मिलते नहीं थे और दूसरा पैसे दे दिए एडवांस, डिमांड नोटिस भर दिया, अब बिजली के मीटर का इंतजार कर रहे हैं। किस्मत अच्छी हुई कोई वो आपको सिफारिश मिल गया तो फिर तो मिल जाता था, वरना फिर आप इंतजार करो। जी हमारे यहाँ रहा है कल्चर, अब ये है ऐसा, इसमें कितनी कमी है इस पर हम जरा बिलाल से बाद में बात करेंगे। सर हम जाएंगे किरा बेग साहब के पास। मैडम जरा बताइएगा, अब जिस तरह हम बात कर रहे थे मौसम की तब्दीली के हवाले से, कल मुल्तान का टेम्परेचर 42 पे गया है, 43 पे गया है। कल ही मैंने मार्केट में देखा कि अब जगह जगह स्टाल लगने शुरू हो गए हैं मशरूबात के। वो बर्फ के ब्लॉक डालते हैं उसको, उसके बाद वो उसमें जामशीरी और बाकी जो चीज़ें हैं वो डाल रहे होते हैं और मीठा बना के, और बच्चे भी खड़े हैं बुजुर्ग भी। तो ये जो हम बाहर मशरूबात और गैर मैरी मशरूबात होते हैं, ये इंसानी सेहत के लिए कितने नुकसानदेह होते हैं और ये किस तरीके से आपको डैमेज करते हैं? देखिए, एक तो बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी में जब आप ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं तो वो वैसे ही आपकी पूरी बॉडी का जो एक निज़ाम है, मेटाबॉलिज्म है, उसको बहुत बुरे तरीके से मुतासिर करता है। फिर एक जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, आपकी बॉडी हीटअप हुई हुई है और सडनली आपने ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल किया है तो उससे आपकी किडनीज इमीडिएटली मुतासिर होते हैं। इन चीज़ों को हम अपने घरों में मयारी, हम अपने घरों में बनाते हैं, अपने किचन के अपने सामने बनाते हैं, तो हम उनको बहुत हद तक मयारी बना सकते हैं। यही मशरूबात जैसे बाजार में आपने देखा होगा इमली आलू बुखारे का मशरूब है, या पुदीने के मशरूबात हैं, मिंट मार्गरेटास जो मार्केट में बहुत लिए जाते हैं, लस्सी है या स्लश हैं डिफरेंट फ्लेवर्स के। उन्हीं मशरूबात को अगर हम घर में तैयार करें, और उसमें यही होता है कि बाहर तो आपने बर्फ़ और चीनी का इस्तेमाल किया होता है, आप घर में उनके ऑल्टरनेट्स रख सकते हैं। जैसे आप चीनी की जगह शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं लेकिन मुनासिब ठंडा रख के आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाने के बजाय उल्टा वो बेनिफिट। मुझे आपकी बात से एक और बात भी याद आ रही है कि हमारे यहाँ जो बदकिस्मती है कि हमारी जो खुराक है, तो उसमें हम काफ़ी ज़्यादा जो हमारे लोग जो शहरियों को खुराक फराहम करें, इस तरह बार स्टाल लगा होता है, होटल हैं, वहाँ पर इंतहाई गैर मियारी और इंतहाई एक मैं क्या लफ्ज़ यूज़ करूँ, वहाँ पर इंतजामात होते हैं इंतहाई नाकिस होते हैं। अब पानी हमारे यहाँ वैसे वो गंदा पानी, वो टूटी से भरते हैं पानी, उसी को डाला, उसी में मीठा डाला और हमारी नज़रों के सामने वो बन रहा होता है। सफाई का कोई खास ख्याल नहीं रखा जाता, कोई मयारी सफाई का सुथराई का प्रोटोकॉल नहीं होता, और वो हम ले रहे होते हैं। हम खुद घर में पानी फिल्टर से भर के लाते हैं, अगर वो सेहत उस भाई के पास हम वैसे पी के आ जाते हैं। अगर वो सेहत अफजा है भी तो उसके चूंकि वो सफाई के उस तरह से एहतमाम नहीं किया जा रहा, अल्टीमेटली उसमें कहीं ना कहीं कंटेमिनेशन हो रही है, कहीं ना कहीं कोई ऐसा फैक्टर ऐड हो रहा है जो आपके लिए नुकसानदेह है। तो यही मशरूबात अगर हम घर में तैयार करें, आप सत्तू देखें, बहुत अच्छा ड्रिंक है, बहुत फायदेमंद ड्रिंक है। आप उसको घर में आराम से शक्कर के साथ, गुड़ के साथ, मैं खुद उसको पर्सनली प्रेफर करती हूं। साफ पानी के साथ सबसे मेन चीज घरों में तो हम यूजुअली करते ही हैं साफ, लेकिन हम वही ना कि हम अपने घर के लिए पानी फिल्टर से भर के लाते हैं, हम नहीं पीते टैंकी का पानी, मोटर से नहीं चला के पीते, लेकिन हमें बाहर जाते हैं वही पानी पता नहीं कहाँ से वो लेके आता है और इस्तेमाल कर रहा है, तो हम उस बड़े शौक से पी रहे हैं, दोस्तों को पिला। आजकल स्ट्रॉबेरीज का सीजन है, फालसा आने वाला है, तरबूज है, स्ट्रॉबेरी मजे की बात ये कि 60 रुपए 80 रुपए किलो है, जिसने खानी है तो काफी अच्छा रेट है। तो ये इस किस्म के मशरूबात अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने रूटीन में तो कोई मजायका नहीं है, आप लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बाहर के जो ड्रिंक्स हैं, जो शुगर कोटेड ड्रिंक्स हैं, मतलब उसमें दबा के आपने चीनी डाली हुई है, तो उन मशरूबात से परहेज करना चाहिए। शुगर की जगह शक्कर अगर यूज की जाए तो वो किस हद तक बेहतर है? देखिए, हम जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वाइट शुगर को अपनी ज़बान में वाइट पॉइजन कहते हैं। वाइट पॉइजन कहते हैं। हम कहते हैं कि इंसान की जिंदगी में जो हम यूज कर रहे हैं 4 तरह के जहर है जो हम यूज कर रहे हैं। और हम जब भी शो करने जाते हैं तो लोगों का मुतालबा होता है कि एक घी सस्ता किया जाए और साथ चीनी भी, जैसे वो एक बहुत अच्छी चीज है, तो उसकी कीमत में कमी का मुतालबा भी हम शौक से करते हैं। तो आप ही देखें कि हम 4 तरह के जहर इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी डाइट में, वाइट शुगर, वाइट सॉल्ट, वाइट राइस और वाइट फ्लोर। ये 4 चीज़ें हमारी सेहत को हर तरह से नुकसान दे रही हैं। सिर्फ इन 4 सफ़े अगर हम छुटकारा हासिल कर लें तो मेरा ख्याल है हमारी सेहत के सारे मसाइल 80-90% नहीं। उसमें अगर आप आटा दूसरा इस्तेमाल करते हैं, देखिए आप वाइट फ्लोर क्यों इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, आप मल्टीग्रेन फ्लोर क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, आप होल व्हीट फ्लोर क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, आप मकई का आटा क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे, आप पॉलिश्ड राइस ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, आप फाइबर वाला राइस क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारे पास लगता है कि खुराक की वजह से हमारे पास चॉइसेस बहुत कम है।
और इसलिए चॉइसेस बहुत है हमारे बहुत है, लेकिन उसको Neglected हम है। निगलेक्ट करते हैं और उनको अहमियत नहीं देते, और हम पता नहीं एक दूसरे को देख के चीजें इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से मसला हम इसमें मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम ब्रेक से जाने से पहले बात कर रहे थे आपकी खुराक के हवाले से, और उसके साथ साथ हम खुराक के साथ साथ मौसम की भी बात कर रहे थे कि मौसम काफ़ी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो अपना ख्याल करना है और स्पेशली बच्चों का भी ख्याल करना है। हम ज़रा इकरा बेग साहब के पास फिर वापस आएंगे, क्योंकि बच्चों की बात हुई है तो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आते हैं तो शदीद गर्मी होती है 1-2 बजे, वो आके पानी के गिलास पीते हैं और घर में मशरूबात तैयार होते हैं, तो उस वक्त वालिदैन क्या ख्याल करें। मैडम, स्कूल जाते हैं बच्चे, फिर वापस आते हैं, टेम्परेचर 42-43 डिग्री उस वक्त होता है जब वो वापस आ रहे होते हैं, तो वो शदीद गर्मी में आते हैं, पसीना पसीना होते हैं, तो उस वक्त वो कितना पानी पिए, अगर मशरूबात घर में पीना चाहें तो घर वाले क्या क्या बना के उन्हें पिलाएं। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही आके पानी पीते हैं, बड़ों का भी यही हिसाब है कि जब घर एंटर होते हैं तो उनकी कोशिश यही होती है कि बस एक ही दफ़ा 1 लीटर की बोतल उठाएं, मुंह से लगाएं, उसको ख़त्म कर दें। कोशिश सबकी यही होती है, लेकिन प्रैक्टिस ये ठीक नहीं है। ऐसा होता है कि हम गर्मी में आते हैं, पसीना आया हुआ होता है और बॉडी बहुत ज़्यादा हीटअप हुई होती है। उस टाइम पे ज़रूरत ये होती है कि हम आके थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ा सा बॉडी को स्टेबल होने दें। उसके बाद आप कोई भी ड्रिंक पी सकते हैं, कोई भी घर में फालसे का ड्रिंक बना हुआ है, इमली का ड्रिंक बना हुआ है, फालसा तो आजकल महंगा है, सत्तू का बना हुआ है। फालसा अभी तो खैर नहीं है, लेकिन फालसे का सीजन आने वाला है, आप स्ट्रॉबेरीज इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो आप घर में सत्तू का ड्रिंक बना सकते हैं, आप घर में सिकंजबीन बना सकते हैं। सिकंजबीन के लिए तो आपको ऑल टाइम वो आपके लिए सिर्फ नींबू चाहिए, वो ऑल टाइम अवेलेबल है। हमारे रवायती लोग जो शौक से पीते हैं वो ठंडा यख, तो ये यख ठंडा इंसानी सेहत के लिए कितना करामत है या नुकसानदेह है? इसके लिए थोड़ी सी आप कहें कि एक तजाद है राय में मुख्तलिफ माहिरीन की, लेकिन जो ज़्यादातर मुहक्किकीन वो यही कहते हैं कि ठंडा पानी गुर्दों के लिए बहुत नुकसानदेह है, खून की शरियानें बंद करने में इसका बड़ा कोई रोल है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अगर ठंडा पानी पी भी रहे हैं तो वो इतना ठंडा ना हो। सबसे ज़्यादा मुतासर आपके दांत होते हैं। आपने देखा होगा बाज़ लोगों को शिकायत होती है कि ठंडा गर्म बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो हम वो स्टेज आने ही ना दें कि हमारी बॉडी फिर बाद में चीख के हमें बताए कि आप इस चीज़ से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना है। हर चीज़ में एतदाल लाजमी है। तो लोग न्यूट्रिशन को अब सुनना भी चाहते हैं, वो जानना भी चाहते हैं कि हमने क्या किस तरह से खाना है। आपने बात की थी कि पानी कितना पीना चाहिए। मैं अभी कुछ दिन पहले एक मकाला पढ़ रही थी, उसमें मैंने देखा कि 2018 में एक एथलीट थी, उसकी डेथ हो गई सिर्फ इस बात पे कि उसने पानी की 5 लीटर की बोतल एक साथ, क्योंकि वो एथलीट थी, एक्सरसाइज करने के बाद ही उसने 5 लीटर पानी एकदम पी लिया और उसकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। उसकी क्या रीज़न थी? उसकी ये रीज़न थी कि आपने एकदम से इतना ज़्यादा पानी का इंटेक कर लिया, बॉडी में सोडियम के लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया, हाइपोनेट्रीमिया होने की वजह से वो एकदम से सडन कोमा में चली गई और उसकी डेथ हो गई। तो उसकी यही रीज़न है कि हम एकदम से बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो बॉडी के जो नमकियात का लेवल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब नमकियात आपके डिस्टर्ब होते हैं तो फिर, क्योंकि पानी का और नमकियात का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, आप पानी पिए वक्फे वक्फे से पिए। आपको एक दिन में कर लें, अगर दिन में आप 15 से 16 गिलास, गर्मियों में आपकी एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। हम इसको 3 लीटर कहते हैं कि 3 लीटर आपने लाजमी पीना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 3 लीटर इकट्ठे ही पी लेना है। जो बेस्ट टाइम होता है पानी पीने का, शाम 4 बजे से पहले आप अपना मिनिमम 80% इनटेक वाटर का आप ख़त्म कर लें। रात के टाइम चूंकि आपके सारे जिस्म के आज़ा हैं वो थोड़ा सा रेस्ट मोड पे चले जाते हैं, तो सुबह के टाइम पे आप पानी का इंटेक करें। 1 गिलास एक वक्त में मिनिमम है, मोर देन इनफ है, मैक्सिमम है। सबसे ज्यादा ख्याल करना है कि पानी साफ होना चाहिए। पानी साफ होना चाहिए, लेकिन आप पानी एतदाल से पिएं, एकदम बहुत ज्यादा ना। क्योंकि हम इस वाले से ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे साउथ पंजाब में जो हमारा ज़ेर ज़मीन पानी है वो आलूदा हो चुका है। हम शहर में तो जो कुछ % आबादी है शहर की वो तो फिल्टर से भी ले आती है, शॉप से बन गई हैं, लेकिन जो हमारे देही इलाके हैं, शुजाबाद में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है पानी का, वहाँ हेपेटाइटिस की शरह सबसे ज़्यादा है। उसके साथ साथ कादरपुरा के इलाके, जलालपुर पीर वाला, मियाँ वाली, वहाँ गुर्दों के पेशेंट में जो मरीज़ हैं उनमें इजाफा होता है, सिर्फ इसलिए कि पानी हम साफ़ नहीं पी रहे। फिर इसका हल यह है कि उबाल के पानी पिए, लेकिन पानी पीना ज़रूर है क्योंकि पानी ज़िंदगी है। उबाल के भी, फिर आप अगर उबाल रहे हैं तो उसको छान के पिए। अच्छा, पानी जो है आप अगर पानी उबाल रहे हैं तो जितने भी वो जर्म्स हैं, चाहे वो डेड ही हैं तो वो पानी में ही ना, जब तक आप उसको छानेंगे नहीं, बॉडी को तो उतना ही वर्क करना पड़ा है, आपकी किडनीज को तो उतना ही फिल्टर करना पड़ा है। उसको छानने का पानी का तरीका क्या होगा फिर? छानने का तरीका ये है कि आप मलमल का कोई कपड़ा लें साफ,
ठीक है। साफ मलमल के कपड़े से आप पानी को 2 दफ़ा स्टेन करें। एक दफ़ा स्टेन किया, फिर आपने दूसरी दफ़ा उसको दोबारा स्टेन किया, ताकि जितने भी कोई बचे कुचे जो हैवी मेटल्स भी होते हैं, सिर्फ ये नहीं होता कि कोई आपके जर्म्स होते हैं या नमकियात होती हैं, हैवी मेटल्स भी होते हैं, उनको भी निकालना ज़रूरी होता है। ये सब चीज़ों का ख्याल करना है, तभी आपकी जो सेहत है वो अच्छी रहेगी और आप खुश रहेंगे। हम जरा आएंगे राना बिलाल के पास। राना बिलाल, खुशी की खबरें वही जो आजकल हमारे लोगों को खुशी महसूस होती है इस बात पे, जब उन्हें पता चलता है कि फलां बंदे ने हमसे इतने पैसे खाए और वो उस पर वक्त आ गया कि वो अब उस कटहरे में आने वाला है। तो ये जो बिजली चोर हैं और उसके साथ साथ जो बिजली चोरी कराने FIA ने मैपको में कितनी कार्रवाइयाँ की हैं, इस हवाले से बताना। बिलाल, FIA जो है मैपको में भी काफ़ी, जैसे लेस्को में मैंने आपको बताया कि 83 करोड़ यूनिट्स की जो ओवर बिलिंग है वो पकड़ी गई है। मैपको में भी अभी तक नेपरा की जो रिपोर्ट आई थी, 2023 की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें जो था वो जुलाई और अगस्त के महीने में जो है वो ओवर बिलिंग की गई थी। अब जो है नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक जो है तकरीबन जुलाई के महीने में 80 लाख सारिफ है मैपको के, वैसे पूरी कंपनी के 57 लाख लोगों को जो था 30 दिन से जायद की ओवर स्लैबिंग की गई। जो बिजली का बिल 30 दिन का आना था वो रीडिंग 35 से 40 दिन की गई। उससे जो जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी बताया कि जो बिल था वो ऑटोमेटिकली, देखिए इस चीज पे नेपरा, देखिए अब जो अफसरान भी मुलविस होंगे ना, किसी मीटर रीडर का दिमाग तो नहीं खराब कि वो मेरा आके मीटर आके रीडिंग 35 दिन की बात करें। देखिए SDO साहबान, एक्सचेंज साहबान, चीफ इंजीनियर, सारे लोग इसमें होंगे, बिल्कुल होंगे। बिल्कुल। अब देखें बिलाल, वासा के कनेक्शंस की तकरीबन, वासा इस वक्त मैपको का ना तकरीबन 2 अरब 74 करोड़ रुपए का डिफॉल्टर है। अब वासा से जब रिकवरी की बात की गई, ऑफिसरान ने मीटिंग की, लाहौर में भी इस हवाले से मीटिंग्स हुई कि ये 2 अरब 74 करोड़ रुपए की रिकवरी क्यों नहीं दी जा रही, क्योंकि अब एक छोटा जो घरेलू सारिफ है जिसका 10-15 हज़ार रुपए का बिल होता है, वो अगर आज लास्ट डेट है, शाम तक बिल अदा नहीं करता, उसका कनेक्शन काटने के सरकारी महकमे ना उनका चल रहा है आपस में, बिल्कुल चल रहा है। अब देखिए वो वासा को, अब वो सारी तहकीकात सामने आई तो वासा को तकरीबन लाखों यूनिट्स की ओवर बिलिंग की गई थी एक कनेक्शन पे, वासा के खाते में डाल दिए, वासा के खाते में डाल दिए। इन्होंने बिल वैसे नहीं देना, वो बिल डाल देते थे, निकाल देते थे, यही सिलसिला। अब इसी हवाले से एजेंसियों ने भी रिपोर्ट दी, FIA ने भी रिपोर्ट दी, मुल्तान सर्कल के तकरीबन 9 SDOs और 9 जो है वो मीटर इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल किया गया। अच्छा, 9 SDO मुल्तान के मुअत्तल हो चुके हैं, बिल्कुल मुअत्तल हो चुके हैं, जो लोगों की जेबें खाली कर रहे थे। जेबें खाली, इसका फायदा ना उनको, फायदा किसको हो रहा है? अच्छा, फायदा देखिए, फायदा ये होता है कि अब कोई एहलकार है, मैपको के एहलकार है, एक सब डिवीजन है, उसमें 60,000 कंज्यूमर्स हैं, 60,000 कंज्यूमर्स में से 5,000 कंज्यूमर्स को अगर वो बिजली चोरी करवाते हैं, वो बिजली चोरी करवा के उनसे पैसे ले रहे हैं। चोरी तो अलग इशू है ना, बिल्कुल ऐसी है, उसको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन ओवर बिलिंग में उसको क्या मिलना है? ओवर बिलिंग में ये मिल रहा है ना, देखें अब लाइन लॉसेस पूरे करने ना, अगर एक सब डिवीजन को 1 करोड़ यूनिट्स दिए गए हैं कि आपकी एक सब डिवीजन में एक SDO के पास 1 करोड़ यूनिट्स कंज्यूम किए हैं 60,000 सार्फिन ने, अब वो 60,000, अब वो 1 करोड़ यूनिट्स का हिसाब भी तो देगा ना, जारी सी बात है। अब वो जब हिसाब देने लगेगा तो जारी सी बात है वो 1 करोड़ यूनिट्स की बजाय 80 लाख या 70 लाख यूनिट्स की बिलिंग हुई होगी, और वो 30 लाख यूनिट्स का डिफरेंस पूरा करने के लिए ओवर बिलिंग की हर महीने 30 लाख का डिफरेंस पूरा करने के लिए, हर महीने नहीं, हर महीने या 4 महीने बाद या 3 महीने बाद बिल्कुल सार्फिन के खाते में डालते हैं, ना कि बिजली चोरों के खिलाफ, ना कि बिजली चोरों के खिलाफ। अब देखिए पिछले तकरीबन मेरा ख्याल है पिछले 8 माह से बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम का आगाज किया गया प्रॉपर तरीके से। पहले भी होती थी, कोई एक आधा पूरे जनूबी पंजाब में 25-30 बिजली चोर पकड़े जाते थे। अब जब से ये मुहिम का आगाज किया गया तकरीबन रोजाना 60, 70, 80, 100 के करीब जो है वो बिजली चोर पकड़े जाते हैं। इसमें उनको भारी जुर्माने भी किए जाते हैं कि अगर मैं अपने घर में बिजली इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं तो बिजली के तार के करीब जाना भी पसंद नहीं करता। बंदा लेके आता हूँ कि यार ये सेट कर दो, हमारा जो बोर्ड खराब हुआ है या मोटर खराब हुई है, तो आम आदमी तो मीटर में जाके हाथ नहीं मारता कि भाई इसको सेट करे। ये मैपको के हमारे मुलाजमीन जो हैं वही जाके सेटिंग करके देते हैं, उनको भी पता होता है। आम बंदे को क्या पता कि मीटर का क्या मसला आ गया, उसने कैसे अच्छा है। बिलाल भाई बिल्कुल तो आपकी बात ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अब देखिए ना, अब जब से बिजली के बिल ज्यादा हुए हैं तब से लोगों ने अपना, देखिए वो भी पढ़े लिखे लोग मीटर चेक करते हैं जी कि हमारे यूनिट कितने कंज्यूम हुए हैं, हमारे बिल के ऊपर कितने यूनिट लग के हैं। इवन के एक आम आदमी, पढ़ा लिखा आदमी को पता नहीं लगता कि यार वो बिजली के बिल के ऊपर इन्होंने क्या किया हुआ है।
अब ये सिलसिला तो देखे ना, अब लोगों को ओवर बिलिंग होती है, कनेक्शन सरकारी कनेक्शंस में अगर ओवर बिलिंग हो ये है कि उनके अपने बिजली के बिल आए तो उन्हें पता हो ना कि इजाफी यूनिट डालने का मतलब क्या होता है। बिल्कुल ऐसी अब उनकी बिजली फ्री होती है, उन्हें तो फील ही नहीं होता कि हम इजाफी यूनिट डाल रहे हैं, इजाफी यूनिट डाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये एक तो ओवर बिलिंग का मैटर, दूसरा ये आपने कार्रवाइयों की बात की, FIA ने मैपको में कार्रवाई की है कि नहीं। अब पिछले दिनों एक कबीरवाला सब डिवीज़न में कार्रवाई हुई है, कबीरवाला डिवीज़न में, वहाँ पर तकरीबन 21 जो ट्रिबल सार्फिन थे उनको 2 लाख से ज़ायद यूनिट्स की जो थी वो ओवर बिलिंग की हुई थी। 2 लाख से ज़ायद एक सब डिवीज़न में। अब देखिए वहाँ तो पकड़ा गया, वहाँ FIA ने कार्रवाई कर ली, वहाँ जारी सी बात है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। अब 2-2 लाख यूनिट डालेंगे किसी के खाते में तो वो रोएगा नहीं, तो उसका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा। तो इस पर मैपको को भी मेहरबानी करनी चाहिए कि भाई आपका नेपरा भी मौजूद है, आपकी पॉलिसी भी मौजूद है, FIA कार्रवाई करेगी तब आप इंसान बनेंगे, क्योंकि इंसान तो हम तभी आपको कहें ना जब आप लोगों से पैसे इजाफी ना लें। तो भाई अपने महकमे को भी ठीक कर लें ताकि लोगों पर जो बोझ है वो कम हो सके। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस हम ब्रेक से जाने से पहले बात कर रहे थे ओवर बिलिंग के हवाले से और जो मसाइल चल रहे हैं हमारे शहरों में, उसके हवाले से हमने तफसील में बात की। इंसानी सेहत के हवाले से भी बात कर रहे थे और हम ब्रेक में जब बैठे हुए थे डिस्कशन की तो राना बिलाल ये फरमाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो लोग हॉस्टल में रहते हैं तो वो अपनी खुराक का कैसे ख्याल करें। तो ये एक अच्छा सवाल है। दूसरा हम पूछेंगे किरा बेग साहबा से, मैडम जो हमारे ख़वातीन, हमारे नौजवान हॉस्टल में क्या पजीर हैं अपनी तालीम के लिए, अपने जॉब्स के लिए, तो उन्होंने अपनी खुराक का ख्याल कैसे करना है, क्योंकि उनके पास तो एक ही ऑप्शन होता है सूटेबल, वो जो होटल होता है, तो वो क्या कैसे ख्याल करें। आप अगर से 5 साल पहले या 10 साल पहले पूछते तो शायद हम इस पे थोड़ा सा मजीद गौर फिक्र करते और कुछ तरकीब निकालते, लेकिन मैं आजकल ये कहूँगी कि मेरा ख्याल है हर फोन में फूड पांडा होगा। आजकल हर फोन में आपने देखेंगे कि किचन सर्विसेज आपको घरों से होममेड जो फूड सर्विसेज हैं वो आपको बड़ी इजीली अवेलेबल है। लेकिन इतने पैसे भी तो इस एरा में जो बाहर का खाना खा सकता है, अफोर्ड कर सकता है, वो साफ सुथरा खाना भी अफोर्ड कर सकता है। सिर्फ आपकी चॉइसेस की बात है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन है, जो फूड है, वो सारी की सारी आपके दिमाग से शुरू हो रही है। एक दफा आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने साफ सुथरा खाना खाना है या हेल्दी खाना खाना है कि मैं किसी से मंगवा लूं पैसे देके, एक मैं हॉस्टल में बैठा हूँ, अब मैं खुद मैनेज करना चाहता हूँ, तो वो भी कोई तरीकाकार है कि कौन कौन सी चीजें अपने पास रखें। उसके लिए आप अपने लिए एक छोटा सा एक किचननेट सेट कर लें। थोड़ी सी आपको ये है ना कि एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, आपको अपना रवैया तब्दील करना पड़ेगा। मसबत आपने सोच लिया कि मैंने खाना ही हेल्दी है, तो आप उसको लेके चल सकते हैं। आप अपने लिए कुछ भी छोटा सा एक किचननेट सेट कर सकते हैं, जिसमें आप अपने लिए अगर खुद प्रिपेयर करना चाहते हैं तो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर किचन सर्विसेज आपके पास नहीं भी है तो आप जो रेस्टोरेंट्स हैं आप उसमें हेल्दियर ऑप्शंस तो कम से कम नाश्ते में क्या कहें, ये पराठे वगैरह कैसे हैं सेहत के लिए। अगर आप पराठे नहीं भी खा रहे, इन केस मेरे पास जब मैं डाइट प्लानिंग करती हूँ तो मेरे पास बहुत सारी वर्किंग मदर्स आती हैं, वो कहती हैं कि हमारे पास सुबह पराठे बनाने का टाइम नहीं होता, तो आप हमें कुछ ऐसे ऑप्शंस बताएं जिसके साथ हमें टाइम भी कम लगे। तो मैंने उनको बहुत सारे लोगों को ऑप्शंस बताए कि सैंडविच जो होता है, सैंडविच के लिए वेजिटेबल सैंडविचेज हैं, बड़ी आसान सी रेसिपी है। अच्छा आप उसका मिक्सचर बना के फ्रीज भी कर सकते हैं और वो आप हफ्ता 10 दिन 20 दिन दाल ऐड कर सकते हैं, आप वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, आप मायोनीज ऐड कर सकते हैं, आप शामी कबाब ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको उठ के सुबह प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप हॉस्टलाइज भी हैं, वो अपने घरों से बनवा के। शामी कबाब की आपने बात की, कितने दिन तक फ्रीज रखना चाहिए इसको? शामी कबाब आप 20-25 दिन तक फ्रीज कर सकते हैं अगर आपने फ्रीजर का टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है। ठीक है। अगर फ्रीजर का टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, फॉर एग्जांपल लाइट चली गई है और वो सारा आपका टेम्परेचर एकदम से खराब हो गया है, तो फिर बेहतर ये है कि आप उसको जितना जल्दी हो सके कंज्यूम कर लें। वरना अगर टेम्परेचर मेंटेन है आप उसको लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए भी सेव कर सकते हैं फ्रीजर में। बिलाल भाई, हमारे लाइट का बड़ा इशू होता है, लाइट चली जाती है 4-4, 5-5 घंटे तो लाइट ही नहीं आती। जारी सी बात है फ्रीजर का टेम्परेचर मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। हम 15 से 20 दिन से ज्यादा उसको कंज्यूम उसको फ्रीज ना करें, क्योंकि लाइट का इशू है, हम उसको ज़्यादा लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए नहीं रखते। लेकिन अगर लाइट इन केस चली भी गई है तो आप कोशिश करें कि बिला ज़रूरत आप अपना फ्रीज़र ना खोलें, ताकि बार बार आप अगर उसको खोलेंगे तो उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली उसका टेम्परेचर ड्रॉप करना ही है। इसमें ख्याल आपने खुद रखना है, चीज़ें हमने आपको बता दी कि ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं। सिर्फ लोगों को गाइड करने की ज़रूरत है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है,
किसी को भूख लगेगी, उस हॉस्टलाइज बंदे ने 2000 का पिज्जा मंगा के खा लेना है और उसने बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मैंने 2000 का पिज्जा खा लिया, मैं 2000 की इन्वेस्टमेंट और कहाँ कर सकता हूँ कि मैं इन 2000 में अपना 3 दिन का एक मेन्यू प्लान कर लूँ। तो अच्छा। ये सिर्फ एक सोचने की बात है, काफी अच्छा की बात है। तो दिल कर पड़ता है ना पिज्जा खाने का बिलाल भाई। तो जब आप पिज्जा मंगवा सकते हैं फूड पांडा से, तो आप एक हेल्दी ऑप्शन भी मंगवा सकते हैं फूड पांडा से। फिर अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखना तो अलग बात है, सेहत का ख्याल क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी चीजें हैं कि अगर आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अगर आप फैसला कर चुके हैं कि हमने जल्दी बीमार होना है और आपने फैसला कर लिया कि हमने जल्दी एज से ज़्यादा नज़र आना है, तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर आपने ये फैसला किया है कि आपने अच्छा रहना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, तो फिर आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। कुछ ऑप्शन हमने आपको बताया हैं, कुछ आप सर्च करें और इन पे आप अपने इस पे इम्प्लीमेंट करें तो आपका लाइफस्टाइल भी बेहतर होगा, आप खुद भी अच्छा फील करेंगे। राना बिलाल, एक और जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो है सोलर। एक फेक न्यूज़ चली जिसने सब लोगों को डरा दिया कि जी अब धूप पे टैक्स लगेगा और अगर आपने धूप में सोलर लगा लिया तो भाई आपको इजाफी पैसे देने होंगे, फी वाट, आई थिंक फी किलो 1 किलोवाट 2000 रुपए। तो अब ये क्या इसमें हकीकत सामने आई थी, हकीकत क्या है और वाकई क्या नेपरा ये सोच रही है कि अब धूप पे टैक्स लगेगा? बिल्कुल बिलाल, देखें जाहिर सी बात है अब बिजली के बिलों से तो इतने सारे टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं। इनकम टैक्स की वजह से फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स है, फिर इलेक्ट्रिसिटी टैक्स है, ड्यूटी टैक्स है और तकरीबन 7 से 8 किस्म के टैक्सेस हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का जो टैक्स होता है वो उसके ऊपर भी टैक्स लगा होता है। अब जाहिर सी बात है जिस बंदे ने सोलर की तरफ जाना है, जिसने घर का अपना सारा नेट मीटरिंग की तरफ लेके जाएगा, वो अपने घर का सारा सिस्टम सोलर पे ले जाएगा। अब गवर्नमेंट की कहाँ से चल रही है जी, यही कंपनियों से टैक्सेस इकट्ठे करके। अब जैसे मैंने ओवर बिलिंग का बताया, ये सरकारी मुलाजमिन कहाँ से खा रहे हैं, यहीं से बिजली चोरी करवा के खा रहे हैं या ओवर बिलिंग करके खा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है शामिल नहीं है, लेकिन ज्यादातर बिल्कुल ऐसे ही है। अब सोलर पे जो लोग जा रहे हैं, सोलर पे जाहिर सी बात है जब चले जाएंगे टैक्सेस खत्म हो जाएंगे। अब गवर्नमेंट ने यही पिछले दिनों जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पे भी ये खबर गर्दिश करती रही कि फी किलोवाट पे जो है वो 2000 रुपया जो है वो टैक्स लगाया जाएगा। वो मेरा ख्याल है सालाना टैक्स लगाया जाएगा, साल के बाद वसूल किया जाएगा। डरा दिया एक बार, हकीकत कितनी ये बता दें आप। अब ये तो जाहिर सी बात है हमारी गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाएगी, इसमें मुझे तो लगता है कि आइंदा आगे देखना होगा कि क्या लगता भी है नहीं लगता। लेकिन आवाम के जो ख्यालात, हुकूमत की जो हम चीज़ें देख रहे हैं उसमें लग रहा है कि वो लगा भी देंगे, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तो ये लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ शायद कर दें। बिल्कुल ऐसे है बिलाल, जैसे कि हमारी अल्लाह करे ना करें, हाँ, लेकिन क्या कह सकते हैं, इतने ज़्यादा टैक्स लगा दो, शायद इस पर भी लगा दें। लगा सकते हैं। अब सोलर की जैसे आपने बात की, अब सोलर एक अच्छा था कि यार आम आदमी के लिए बिजली का बिल अदा करना मुश्किल था, तो वो सोलर की तरफ रुझान लोगों का चला गया। अब इवन कि आप देखें कि मैंने पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे खबर आ रही थी कि एक दिन में पूरे पाकिस्तान में 1.5 लाख फाइलें जो है वो नेट मीटरिंग की आई हैं मुख्तलिफ डिस्कोस कंपनीज में, मुख्तलिफ डिवीजन्स में। हम देखते हैं मुख्तलिफ डिवीजन्स में जाता हूँ, अब हर बंदा जो है वो न्यू कनेक्शन की तरफ नहीं बल्कि नेट मीटरिंग की तरफ हर बंदे का रुझान है कि हर बंदा जो है वो जाहिर सी बात है 10-12 लाख रुपए एक बार लगाएगा। अगर किसी ने 10 किलो वाट की जो अगर सोलर लगवाना है या नेट मीटरिंग करवानी है, 10-12 लाख रुपए का खर्चा है। उसके बाद वो जो है वो जो बिजली पैदा होगी, सूर्य से पैदा होगी, वो आप नेपको को भी दे सकते हैं। उससे जो जाहिर सी बात है जब सर्दियों में आपका बिल कम होता है ऑटोमेटिकली, सूरज नहीं होता, सोलर से जो बिजली पैदा हो रही होती है, फिर जो बिजली आपकी बनी हुई होती है जो आप कंज्यूम नहीं कर रहे होते, आपने सोलर लगवा दिया, आप घर से चले गए हैं, आपने ताला लगा दिया घर को, वो बिजली तो पैदा हो रही है ना। और वो बिजली नेट मीटरिंग का ये फायदा है कि वो जो बिजली होगी वो आपको रिवर्स एक अच्छी ऑप्शन है लोगों के पास। लेकिन अगर टैक्स ना लगे ये बरकरार रहे तो, अभी तो बरकरार है तो इससे फायदा उठाया जा सकता है। राना बिलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें बिजली चोरों के बारे में बताया, जो बिजली चोरी करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयों के बारे में बताया और सोलर के बारे में भी आपने बताया। अल्लाह करे कि हमारे यहाँ जो आसानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होती रहे आने वाले दिनों में, तभी ये सारा कुछ चलता रहेगा। इकरा बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन खुराक के हवाले से बताया। नाज़रीन, हम आपको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं इस फोरम से, ख्याल आपने खुद करना है क्योंकि
ये आपकी अपनी सेहत का मामला है, इसमें और किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको फ़ायदा होगा, आपकी फैमिली को फ़ायदा होगा। हम मज़ीद भी बात करेंगे, ब्रेक भी जाएंगे, हमारे साथ नए मेहमान भी मौजूद होंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे भी बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपको बताया था कि जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ नए मेहमान मौजूद होंगे, हम उनसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करेंगे। उससे पहले हम आपको ये भी बता देंगे आज दुनिया भर में वर्ल्ड एथलीट डे मनाया जा रहा है और हमारे यहाँ रुझान इसमें कितना है इस पर भी हम बात करेंगे और हमारे यहाँ स्कूल्स कॉलेजेस में इस पर किस तरीके से फोकस किया जा रहा है, हमारे यहाँ नौजवान किस तरीके से मुख्तलिफ गेमों का हिस्सा बन रहे हैं या नहीं बन रहे, आखिर वजूहत क्या हैं, और अगर बनना चाहते हैं तो मौके कितने हैं, और अगर मौके नहीं हैं तो खुद से मौके किस तरीके से जनरेट करने हैं। इन सारी इस बात तो सूरत पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान। पहले हमारे जो मेहमान हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स एथलीट हैं उमर जैदी। उमर जैदी, आपको खुशामदीद। थैंक यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हम आपसे तफसीलें जानेंगे कि एथलीट बनना है तो कैसे बनना है, अच्छा। और मिक्स मार्शल आर्ट्स में जाना है तो कैसे जाना है, ठीक है, और कब जाना है, कितनी एज में जाना है, क्या इस एज में मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता, ये भी जानूंगा। और उनके साथ हमारे दूसरे मेहमान मौजूद हैं ज़र्क अली। वो भी मिक्स मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट हैं और लीग्स भी करा रहे हैं और यहाँ पे हमारे यहाँ खेलों का रुझान है भी सही, लेकिन इस तरह के लोग हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं अपने बलबूते पे कि वो सारी चीज़ों को लेकर चलें और शायद हुकूमत के भी इस पर नज़र पड़ जाए, हमारी हुकूमत भी इस पर फोकस करने लग जाए। उमर जैदी, पहले आप बताइएगा, जिस तरीके से आज दुनिया भर में वर्ल्ड एथलीट डे मनाया जा रहा है, एक एथलीट होने की हैसियत से आप कैसा फील कर रहे हैं और क्या क्या सोचते हैं कि क्या क्या होना चाहिए था तो आप इस दिन को एक अच्छे अंदाज में सेलिब्रेट कर सकते हैं और सबको बताते कि आज हमारा दिन है? नहीं, देखिए, एक तो वर्ल्ड एथलीट डे, हम सारे एथलीट्स को एक कॉन्ग्रेचुलेशन है कि अच्छा ठीक है, हमारे लिए एक डे स्पेसिफाइड है, खुशी का दिन है हमारे लिए, ठीक है। हमें भी याद किया गया। हाँ, हमें भी याद किया गया। और दूसरा आपने सवाल पूछा, एक एथलीट बनने के लिए बंदे को पैशनेट होना चाहिए। उसमें हम आएंगे तफसीलन, पहले उस पर हम तफसीलन आएंगे। अच्छा। पहले मैं आज के दिन के हवाले से जानना चाहूँगा कि आपकी फीलिंग क्या है? फीलिंग बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग है। मतलब हमें पता होता है यार, अच्छा हमारा डे आज, हम काफ़ी एक्साइटेड फील करते हैं, हमारी ट्रेनिंग, हम पैशनेट होते हैं उस चीज़ के बारे में। और आपको लगता है कि हमारे जैसे पूरी दुनिया में लोग हैं? हाँ जी, हम पूरी दुनिया में लोग हैं, ठीक है। और लेकिन बड़े कम लोग हैं इस तरह के, हर बंदा एथलीट नहीं होता। तो हमें पता होता है कि अच्छा ठीक है, मैं मिक्स मार्शल आर्टिस्ट हूँ, अब हमारी फील्ड में मुझे पता है, मैं मुल्तान में हूँ, तो हमारी फील्ड में कितने लोग हैं, पूरे पाकिस्तान में कितने लोग हैं, हम मतलब एक दूसरे के साथ उस चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हैं। एथलीट अलग अलग तरह का होता है ना, एक मिक्स मार्शल आर्टिस्ट है, फुटबॉलर है, क्रिकेटर है, ठीक है। तो लेकिन एक बड़ा एक्साइटिंग डे है, ठीक है, हमारे लिए। मुझे सब में मोटिवेशन एक तरह की नजर आती है। हाँ, इस दिन के मौका पर। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, सबका स्पोर्ट्स में होना चाहिए सबको। जैसे हम बॉक्सिंग कर रहे हैं, कुछ हमारे रनिंग्स वाले हैं पर जो बॉक्सिंग करते हैं, कुछ हैं पर स्पोर्ट्स में क्रिकेट वाले हैं, कुछ फुटबॉल वाले हैं। आजकल हमारे वालिदैन जितने हसास हो चुके हैं, वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को पंच लगे चेहरों पे। वही खौफ तो आपको डराता है। हादसा तो आप बाइक चला रहे हैं, बाइक से भी गिर सकते हैं, आपको यही खौफ दूर करना होता है आपके अंदर। और हादसे की बात से याद आया कि कल मुल्तान में 24 घंटों के दौरान 67 हादसा हुए सिर्फ ट्रैफिक के, जिसमें हमारे तकरीबन 125 के करीब लोग जख्मी हुए हैं, और ये रोजाना का फिगर है। और एक महीने की बात हुई तो वो 4000 से ज्यादा के केसेस जाते हैं। तो आप अंदाजा लगा लेंगे, अब इतने ज्यादा केसेस ऑलरेडी हो रहे हैं, तो वहां से भी तो आपने बाइक चलाना नहीं छोड़े, हादसा रोजाना हो रहे हैं, लेकिन हम गेम की तरफ कम जाते हैं। यार खौफ दूर करना चाहिए आपको, चोट तो लगनी है। बॉक्सिंग करें या क्रिकेट खेलें, क्रिकेट में बॉल लग रही है आपको, फुटबॉल खेलें, फुटबॉल में नी इंजरी हो रही है, तो यही खौफ आपको दूर करना होता है इसमें। खौफ दूर करना है, और खौफ को दूर करने का तरीका सिर्फ ये है कि जब आप उसमें आएंगे, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, जब आप एथलीट बनेंगे, तो फिर आपका खौफ भी कम होगा। उमर जैदी, जिस तरीके से ज़र्क बता रहे थे कि खौफ दूर करना है, अब खौफ दूर करना है किस एज में? सबसे बेस्ट एज क्या है? जब बच्चा खुद ही, नौजवान खुद ही इतना कमिटेड हो जाए कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने मोटिवेट रहना है और मैंने काम करना है और मैंने एथलीट बनना है, तो स्टार्ट कहाँ से करना है? देखिए, वो किसी भी फील्ड के अंदर ना आप कह सकते हैं कि बंदा जब पैशनेट होता है ना किसी के बारे में, जब वो कमिटेड होता है, मतलब आप 30 साल के, 35 साल के आप तब भी कर सकते हैं, ठीक है। वो 30 से 35 साल तक भी, मतलब हाँ, आप कर सकते हैं। लेकिन आपका शुरू में आप फाइटर्स ना किया हो,
काफ़ी मिक्स मार्शल आर्टिस्ट हैं, काफ़ी फाइटर्स हैं जो लेट शुरू करते हैं, ठीक है, और काफ़ी मतलब इसलिए वो कमिटमेंट है हमारी, ठीक है। मैं कमिटेड हूँ किसी चीज़ के साथ, मैनिफेस्ट करूंगा वो चीज़, मैं उस लेवल तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है। लेकिन हमारी मिक्स मार्शल आर्ट्स में रिकमेंड वैसे किया जाता है कि अगर आपने सीखना है और आपने आगे फाइटर बनना है, ठीक है, तो आप एट ए वेरी यंग एज शुरू करें, मतलब आप 15-16 साल के एटलीस्ट हो, ठीक है, अब तब शुरू करें और आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज करें, क्योंकि हम मिक्स मार्शल आर्टिस्ट हैं, हम केज फाइटर्स हैं, ठीक है। हमारे साथ जितने भी हमारे जूनियर्स आते हैं या मतलब जो भी जिम ज्वाइन करते हैं, उनको हम यही रिकमेंड करते हैं कि अगर तो वो सीखना चाहते हैं ना, ठीक है, या फाइटर बनना चाहते हैं, तो वो डेडिकेशन है, ठीक है। आपको टाइम अपना इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। आपको मतलब 16-16, 17-17 साल के बच्चे आते हैं हमारे पास, ठीक है, वो अच्छा फाइटर बनने के लिए आए हैं, ठीक है, लेकिन कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट। अब इसमें एक और चीज़ भी जानना चाहूँगा, एक एथलीट और एक आम नौजवान में फ़र्क क्या होता है? उसमें आप तो इस फेज से गुजरे हैं, पहले क्या फीलिंग होती थी जब आप स्कूल जा रहे थे, कॉलेज जा रहे थे, मार्केट में जा रहे थे, स्पोर्ट्स ग्राउंड में जा रहे थे, और जब एक एथलीट बनने के बाद आप मैदान में उतरते हैं तो उससे क्या फील होती है? एथलीट बनने का सबसे एक बड़ा बेनिफिट मुझे पर्सनली हुआ है कि लाइफ में डिसिप्लिन आपकी क्रिएट होता है, ठीक है। आप पर्सनल एक सेटिस्फेक्शन है, मुझे पता है मेरी रूटीन एक सेट है, ठीक है, मुझे पता है मैं एक किसी चीज़ में अच्छा हूँ, ठीक है, मैं माहिर हूँ, मुझे मतलब मेरे से शायद ही कोई अच्छा हो उस फील्ड के अंदर, ठीक है। मेरे जिम के अंदर मैं सीनियर हूँ, ठीक है, जर्क सीनियर है, अच्छा। फिर हमें कंपटीशन भी, पॉजिटिव कंपटीशन भी चलता रहता है। हाँ जी, पॉजिटिव कंपटीशन भी चलता है। बिल्कुल, पॉजिटिव कंपटीशन बनने का बेसिकली अपने साथ कंपटीशन होता है, बाहर तो फिर सेकेंडरी है, ठीक है। बंदा अपने आप के साथ वो रोल मॉडल भी सेट करता है कि मैंने किसको देख के चलना है। बिल्कुल एग्जैक्टली, वरना आम रूटीन में तो नौजवानों को पता नहीं होता कि हमने करना क्या है। एग्जैक्टली, इसमें कम से कम आपने टारगेट सेट कर लेते हैं। टारगेट्स मैंने एट अ वेरी यंग एज मैंने खुद भी एक टारगेट सेट कर लिया था कि मैंने कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स में जाना है, मैंने मिक्स मार्शल आर्ट्स करना है, ठीक है, मैंने सीखना, मैंने सेल्फ डिफेंस सीखना मेरा मेन पर्पस था स्टार्ट में, ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ, अब फाइट्स कर रहे हैं, इसमें हम बात करेंगे फाइट्स पे और जेड से भी जानेंगे, लेकिन अभी एक वक्त हुआ है आज के भाव का, जिसमें हम लोगों से अपने रिपोर्टर से जानते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है सब्जियों वगैरह के हवाले से। हमारे सेगमेंट है आज के भाव। जोहे बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। जोहे बताइएगा क्या सूरत-ए-हाल है मार्केट में, और आज कोई रेट कम हुए हैं या इजाफा चल रहा है? आज बिल्कुल शहरी औलिया की अगर हम आज के भाव के हवाले से बात करें तो दिन ब दिन सब्जी और फलों की कीमतों में कोई वाज़ेह कमी जो है वो हमें बिलाल नहीं देखने में आ रही। और इसी सिलसिले में अगर हम बात करें तो मुल्तान शहर में आम मार्केट में जो है वो कीमतें वो भी इस वक्त आसमानों से बातें जो है वो करती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम शहर में मंडी की बात करें तो मंडी में रश होने की वजह से शहरी जो है वो वहाँ का रुख जो है वो नहीं करते, सिर्फ दुकानदार हजरात जो है वहाँ का रुख करते हैं। और इसी सिलसिले में अगर हम गली मोहल्ले की दुकानों की बात करें तो वहाँ पर भी जो है वो अपने अपने और खुद साख्ता महंगाई की वजह से जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशान जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम आज के भाव के हवाले से बात करें तो बिलाल मुल्तान शहर की मार्केट में जो अदरक है वो 600 रुपये फी किलो के हिसाब से जो है वो फरोख्त की जा रही है। और अगर इसके साथ बात करें हम सरकारी रेट लिस्ट में तो सरकारी रेट लिस्ट में अदरक जो है वो 490 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त जो है वो की जा रही है। इसके अगर हम लहसन की बात करें तो चाइना लहसन जो है वो इस वक्त मुल्तान शहर की मार्केट में सबसे ज़्यादा जो है वो फरोख्त जो है वो किया जा रहा है। तो चाइना लहसन की कीमत जो है वो 500 रुपये है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट में 460 रुपये के हिसाब से जो है वो फरोख्त की जा रही है। इसी के साथ अगर हम मटर की बात करें तो शहर में मटर जो है वो 240 रुपये में जो है वो इस वक्त फरोख्त किया जा रहा है। बैगन की बात करें क्योंकि गर्मी आती है तो बैगन का इस्तेमाल भी जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन इस वक्त बैगन जो है वो 80 रुपये फी किलो के हिसाब से जो है वो मुल्तान शहर की मार्केट में जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। जबकि अगर हम भिंडी की बात करें तो भिंडी जो है 260 रुपये फी किलो के हिसाब से भिंडी भी मुल्तान शहर में जो है फरोख्त की जा रही है। जबकि गली मोहल्ले की जो दुकानें हैं वहाँ पर शायद 10 रुपये जो है वो इससे ज़्यादा ही जो है वो फरोख्त उसमें किया जा रहा है। इसी तरह अगर हम लीमू की बात करें क्योंकि गर्मियों में लीमू का इस्तेमाल भी जो है वो खासा बढ़ जाता है, शिकंजीबीन में उसका इस्तेमाल होता है, उसके साथ साथ सलाद वगैरह जो बनती है उसमें जो है वो इस्तेमाल होता है। तो जब उसका इस्तेमाल बढ़ता है तो उसकी कीमतों में भी जो है वो खासा इजाफा जो है वो देखने में आता है। तो मुल्तान शहर की मार्केट में जो लीमू है वो इस वक्त 480 रुपये फी किलो के हिसाब से जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। जबकि अगर हम बात करें प्याज के हवाले से तो प्याज जो है वो 140 रुपये फी किलो के हिसाब से जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। अच्छा ना बिलाल अगर हम फलों के हवाले से बात करें क्योंकि फलों की कीमतें भी जो है वो इस वक्त आम आदमी की पहुंच से जो है वो कोसों दूर जो है वो होती हुई हमें जो है दिखाई दे रही है। तो इस वक्त फालसा क्योंकि गर्मियों में फालसा जो है वो आता है तो फालसे अभी उसकी आमद हुई है तो उसकी भी कीमतों में जो है वो इजाफा हो रहा है। 460 रुपये
फी किलो के हिसाब से फालसा भी जो है वो मुल्तान शहर की मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। जबकि अगर हम लोकाट की बात करें तो लोकाट 300 रुपये फी किलो के हिसाब से जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। इसके सेब की बात करें तो आला क्वालिटी का जो सेब है वो 390 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है, जबकि केले 140 रुपये फी दर्जन के हिसाब से जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। तो ये मुल्तान शहर के जो है वो आज के भाव हैं, और जिसकी वजह से अगर हम जिला इंतजामिया की बात करें तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी जो है वो कोई महंगाई को जो है वो कंट्रोल करने में हमें कोई एक्टिव जो है मुतहरिक जो है वो नहीं दिखाई दे रहे। तो आवाम भी काफ़ी परेशान है और उनकी जानिब से भी जो है वो यही कहना है कि इंतजामिया को जो है वो होश के नाखून लेने चाहिए ताकि जो रिलीफ मिल रहा है हुकूमत की तरफ से वो भी हम तक बराह रास्त पहुँच सके। जी ज़ोहेब बुखारी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने तफसीलन बताया कि जो मार्केट में इस वक्त लीमों की सूरत हाल है, टमाटर और सब्जियां, फ्रूट्स, आपने तफसीलन बताया। आप हमारे नाज़रीन को भी मालूम हो गया होगा कि आज मुल्तान में जो मार्केट में जो रेट है वो कितना है और दुकानों पे कितने रुपए में फ़रोख्त हो रहा है। हम ज़रा वापस आएंगे अपने टॉपिक की तरफ। उमर, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, आज वर्ल्ड एथलीट डे है, तो हमने आपकी एक्साइटमेंट के हवाले से जाना, और ज़रा ये बताइए कि हमारे रुझान कितना है। हम सुबह शाम हमारी सियासी जमातें और बाकी लोग प्रचार करते हैं, सोशल मीडिया पे एक बात नौजवान बार बार करते हैं, 60% है इस मुल्क का, 60% नौजवान है इस मुल्क के। अच्छा। तो कितनी तादाद में, लाखों की तादाद में एथलीट आ गए हैं या भी वही गिने चुने चल रहे हैं? नहीं, देखिए लाखों की तादाद में, मेरी नॉलेज में तो ये चीज़ है कि हमारे मुल्क के अंदर ना ज़्यादा एथलीट क्रिकेट पर फोकस करते हैं, ठीक है, फुटबॉल पे कम फोकस है, मिक्स मार्शल आर्ट्स पे। मतलब एथलीट बनने को जो क्रिकेट खेलते हैं वो तो 100% है वो तो हर किसी को आती है, वो तो हर किसी को आती है, ठीक है, लेकिन वो जितनी आती है वो भी उनको खुद पता है, वो भी खुद पता है, लेकिन वो बेसिकली फॉलो उस चीज को करते हैं। सिर्फ एक स्पोर्ट है, ठीक है, न्यूज चैनल्स वो सारे सिर्फ उसी को बार बार रिपीट पे वो दिखाते हैं, तो जाहिर सी बात है अवेयरनेस उसी चीज की होगी। मसला एक और भी है ना कि हमारे हमसायों का पसंदीदा खेल भी क्रिकेट है, उनसे हमारी लगती है तो हमें भी शौक चढ़ता है कि हम अच्छे से अच्छे बने। बिल्कुल ऐसे। अब देखें जिस तरह मिक्स मार्शल आर्ट्स है, ठीक है, उसको मैं किसी के पास भी चला जाऊँ, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में, मैं किसी फैमिली गैदरिंग में बैठा हूँ या दोस्तों में बैठा हूँ, मिक्स मार्शल आर्ट्स का नाम लेंगे, अच्छा ठीक है, टांगे शांगे मारते हैं, टाइक्वांडो है, ये है, वो है, आपको लड़ने के लिए बुलाते हैं दोस्त हो जाता है कभी कभार लेकिन हमें एक चीज़ का आइडिया है, मतलब मैं ट्रेनिंग में कई सालों से हूँ, ठीक है, और हमें तो खैर प्रोफेशनली मुझे पंच करना आता है, ठीक है, मुझे बंदा गिराना आता है, मुझे किक करनी आती है, तो जाहिर सी बात है हम कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें, सड़कों पे भी अवॉइड करें, वो तो इंटरेक्शन वगैरह, वो तो एक लाइटर मोड, बिल्कुल लाइटर मोड में हम वही डिसिप्लिन में होते हैं ना जब, तो हम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है, हाँ, जिम्मेदारियों का भी एहसास होता है, ठीक है, और वैसे ही क्या कहते हैं एक पीस में होते हैं कि यार अच्छा लड़े ना किसी के साथ, ठीक है, उसको भी नहीं पता मैं मिक्स मार्शल आर्ट्स करता हूँ, मुझे भी नहीं पता खैर वो कौन है, आप और बंदा वैसे भी अवॉइड काम चाहिए, खामे लग जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही खामे लग जाएगी अभी रुझान की हम बात कर रहे थे, हाँ जी। तो ये हमारे वालिदैन, आप फर्स्ट इसमें आप टीचर, आप काफी टाइम से आप ये मिक्स मार्शल आर्ट्स में हैं, तो आप किस तरीके से कन्विंस करेंगे वालिदैन को कि वो क्यों अपने बच्चों को मिक्स मार्शल आर्ट्स से अब लेके आए? देखिए आप होना ही चाहिए कि बच्चों लेकिन को, ब्रेक का वक्त आ गया, अच्छा, ब्रेक के बाद हम ये सवाल आपसे जानेंगे कि वालिदैन किस तरीके से अपने बच्चों को लेके आए और क्यों लेके आए। ये भी एक सवाल है क्योंकि हमारे यहाँ तनकीदी चीज़ें ज़्यादा हैं, तो लोग पहले क्यों वाला सवाल लाजमी पूछते हैं, तो हम भी ये सवाल पूछेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले वर्ल्ड एथलीट डे के हवाले से, और हम जान रहे थे कि हमारे वालिदैन अपने बच्चों को किस तरीके से लेके आ सकते हैं और क्यों लेके आना चाहिए उनको, इस पर भी हम बात करेंगे। उमर, आपसे हम जान रहे थे, जरा बताइएगा वालिदैन अपने बच्चों, क्योंकि हमारे वालिदैन का ज़्यादा कंट्रोल होता है बच्चों पे, और बच्चे 12वीं के बाद ही ज़्यादा अपने आप को फील करते हैं कि वो आज़ाद होना शुरू हुए हैं, वरना हर चीज़ पर नज़र उनके वालिदैन की होती है। तो फैसला करना है 15 से 16 साल की उम्र, अब ये है इख्तियार वालिदैन के पास, तो वालिदैन कैसे राजी होंगे? वालिदैन को खैर इस चीज़ का पता होना चाहिए कि बच्चों को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, ठीक है। आप स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं, अक्सर के बच्चे खुद ही ट्रैवल करते हैं, आना जाना खुद करते हैं, ठीक है, साइकिल्स, मोटर बाइक्स पे, गाड़ियों पे, तो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग होनी चाहिए, और ख़ासकर लड़कियों को, ठीक है, लड़कों को भी नहीं लेकिन लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की वालिदैन को ट्रेनिंग करवानी चाहिए। क्यों करवानी चाहिए? कभी भी कोई लड़का आपको छेड़ सकता है, कभी भी कोई लड़का आपको, हमारे हरासमेंट के वाकयात, कितने वाकयात हैं मतलब सुनने में आते हैं, ठीक है, और कितने मतलब आप सॉल्व ही नहीं कर सकते,
तो वो हो ही ना। जब लेकिन उसके लिए तो हमें इदारे भी चाहिए ना, जहाँ जाके वो ये ट्रेनिंग हासिल कर सकें। इदारे देखें यहाँ पे अब मुल्तान के अंदर 2-3 इदारे हैं। एक तो हमारा 25 लाख की आबादी है सिर्फ शहर की। लेकिन अब ये भी तो देखें ना, 25 लाख, मेरे कहने से आप यहाँ पे 100 और बंदे बैठ जाएंगे ना, तो वो सारी औरतें तो नहीं ट्रेनिंग करेंगी। ठीक है, मतलब जितना आप किसी को मोटिवेट कर लें, आप जिस लेवल पे भी उस चीज को ले जाएं, पहुंचा दें, होना चाहिए। हुकूमत को भी कोशिश करनी चाहिए। वो वालिदैन के ऊपर है। और फिर आपके पास देखें, आपका सबसे बड़ा साथी ना आजकल के दौर में आपका सोशल मीडिया और आपका यूट्यूब है। ठीक है, अब वहां से कुछ ना कुछ देखें, वहां से कुछ ना कुछ सीखें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें। आप डेली जिम नहीं आ सकते, आप डेली वर्कआउट नहीं कर सकते, आप जिम के बारे में एक अजीब सा हमारे यहाँ लोग वालिदैन के दिमागों में अजीब सी आ गई कि यार बच्चा जिम में जाता है तो वो कुछ चीज़ें यूज़ करेगा जो उसकी सेहत पे नेगेटिव असरात होंगे, तो ये वाकई है? इस असर को हम ज़ाहिर कैसे करें? अच्छा, कुछ होते हैं प्रोडक्ट्स इस तरह के, स्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी बॉडी को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, इन सर्टेन वेज वो आपकी बॉडी को अफेक्ट करती है। ठीक है, वो भी देखिए ना, एथलीट्स हैं, अब हमारे लिए भी होते हैं, पीईडीज होते हैं। ठीक है, इनहांसिंग ड्रग्स होते हैं जो अगर हम यूज़ करें तो हम फाइट नहीं कर सकते, या अगर हम मतलब कोई एथलेटिक कमीशन हमारे ऊपर बैठी हो तो हमें फाइट नहीं करने देगी, वो आपकी परफॉर्मेंस को इनहांस करते हैं। क्रिकेट में हम डोप टेस्ट सुनते थे। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही। मतलब आपको क्रिकेट के अंदर खैर ये चीज़ है कि आपको स्पेसिफिक ना, मोहम्मद आसिफ भाई जाते थे नहीं असल में है ये हमारी भी। अब देखें ना, अगर बच्चा जिम जा रहा है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मतलब वो नेचुरल डाइट पे रहे। ठीक है, वो अपनी मतलब ट्रेनिंग कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, वो MMA कर रहा है। ठीक है, नेचुरल डाइट पे रहे। ठीक है, मतलब ग़िज़ा उसकी नेचुरल है। अगर तो वो ये इन चक्रों में पड़ जाएगा कि मैंने स्टेरॉइड्स देने कम टाइम में ज़्यादा नाम बनाना, कम टाइम में, फिर वो शॉर्टकट किसी चीज़ का हल नहीं है और शॉर्टकट में नहीं जाना चाहिए। अपनी सेहत, अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल करें तो आप बेहतर रह सकते हैं। सर, मैंने उमर से पूछा कि हमारे यहाँ वालिदैन अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएं, इदारे मौजूद नहीं है, हमारे टूर्नामेंट नहीं होते, लीग्स नहीं होती, तो आपने भी कोई लीग करानी है तो उसके लिए क्या तैयारी है और किस किस्म के उसमें जो एथलीट हैं वो शामिल हो सकते हैं? ये इंटरनेशनल लेवल पे इवेंट है। 26 मई को इवेंट हो रहा है टाइटन MMA लीग की रॉयल आर्चर पे। इसमें 28 फाइटर्स आ रहे हैं जो पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं, और ये फर्स्ट मुल्तान में इवेंट है जो हम करवा रहे हैं। इसमें फीमेल्स फाइट हैं, बच्चों की फाइट्स हैं, इसके अलावा इसमें मिक्स मार्शल आर्ट्स के वाले से मिक्स मार्शल आर्ट, ये ऑक्टागन केज होगा, केज के अंदर फाइट्स होगी। ये फर्स्ट इवेंट है बड़ा। आपने कराटे की देखी, किक्स मार रहे हैं। एंट्री फ्री है? एंट्री फ्री है। इस फर्स्ट इवेंट है तो हमने एंट्री फ्री रखी है। आपने कराटे देखे होंगे, बॉक्सिंग देखे होंगे, पंच मारे, इसमें फुल मिक्स मार्शल आर्ट है। जब तक आप नॉकआउट नहीं होगे या जब तक आप सबमिशन नहीं लोगे तब तक आप केज से बाहर नहीं निकलोगे, जब तक आप टैप नहीं करोगे। और ये कितने दिन जारी रहेगा इवेंट? ये 1 दिन का इवेंट है। 1 दिन का? इसमें 28 या 12 या 13 फाइट्स हैं पड़ी। और टाइम कितना होगा सुबह से लेकर शाम तक? ये 5 बजे स्टार्ट होगा और 10 बजे तक खत्म हो जाएगा। जो मेन कार्ड है, टाइटल जो बेल्ट की फाइट है, वो 8 बजे शुरू होगी। ठीक है, और ये फाइट कितने मिनट की होती है वैसे? ये 3 एमेच्योर जो है वो 3 मिनट के 3 राउंड होंगे। जो प्रो है वो 5 मिनट के 5 राउंड होंगे। और ये आप तो खैर आप इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वैसे हमारे जो नाजरीन हैं उनको बताएं कि ये जो गेम है इसको देखते हुए क्या फील आती है, कैसा मोटिवेशन मिलता है आपको? आप नॉर्मल आम लोगों से डिफरेंट होते हो। आम लोगों वैसे हम क्रिकेट का मैच देखते हैं 6-6 घंटे 8-8 घंटे, और उसमें जमीन और आप 6 मिनट की 3 मिनट की फाइट देखें और उसमें आपको एक्साइटमेंट भी हो कि अपने आप एक खिलाड़ी सेलेक्ट कर लें, उसको सपोर्ट भी करें एथलीट को, तो आपको मजा आएगा जी। आपने जरूर अगर शामिल होंगे, देखने के लिए जाएंगे तो काफी अच्छा फील होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे भी मुल्तान में सरगर्मियां कम होती हैं, जो एक अच्छा इजाफा होगा। ये फर्स्ट इवेंट है मुल्तान का जो आज तक किसी ने नहीं कराया। ऑक्टागन केज बनेगा, केज के अंदर फाइटर आएंगे, हर शहर से फाइटर आएगा। उसके बाद फाइटर्स के कार्ड बनेंगे, एंट्री होगी। स्पेशली हमारे नौजवान है वो लाजमी अट्रैक्शन। उमर जिस तरीके से बताए थे कि इस तरह की इवेंट्स का होना लाजमी है, अभी हम नौजवानों के हवाले से स्पेशली बात कर रहे हैं, तो ज़रिक ने एक बात की थी कि एक खौफ होता है, खौफ खत्म होगा तो तभी जाकर वो मैदान में उतरेगा और मुकाबला करना सीखेगा, फिर जीतेगा, हारेगा, तमाम चीज़ों का उसे पता होगा। तो ये खौफ किस तरीके से दूर होता है और कितनी एज में और कितने टाइम बाद दूर हो जाता है? खौफ तो प्रैक्टिस से खत्म होता है। ठीक है, आपकी जितनी प्रैक्टिस अच्छी है ना जिम के अंदर या वो किसी भी फील्ड में, ठीक है, वो क्रिकेट का प्लेयर भी जब मैदान में उतरे नर्वस होता है कि यार मैं आउट ना हो जाऊँ पहली बॉल पे। तो MMA भी इसी तरह है। मतलब जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं अच्छी ना, ठीक है, आप जब तक
जिम में ड्रिल्स नहीं कर रहे, ठीक है, आप जब तक अपनी स्पारिंग नहीं अच्छी कर रहे हैं, ठीक है, स्पारिंग होता है कि आप आपस में दो फाइटर्स जिम के आपस में फाइट करते हैं, ठीक है, मतलब आपको खौफ नहीं है पंच खाने का, ठीक है, आपको डर नहीं लगता, तब तक आप मतलब आप अपने आप को ना कॉन्फिडेंट कर लेते हो, जब तक आप अपनी एक रूटीन में हो, रेगुलर हो, जब आप करते ही कुछ नहीं हो, ठीक है। कितना टाइम देना पड़ता है अगर आप कोई जाना चाहता है तो दिन में कितने घंटे चाहिए उसको इस सरगर्मी के लिए? देखिए, प्रोफेशनली अगर पूछेंगे तो प्रोफेशनल फाइटर्स अपनी स्टेज पे अपने लेवल पे 2 से 3 बार ट्रेनिंग करते हैं, मतलब अपना शेड्यूल 2-2, 3-3 घंटे का बना के सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त और फिर प्रोफेशनल जो मुकम्मल तौर पर आ चुके हैं इस फील्ड में, मुकम्मल तौर पे, ठीक है, जो हम पाकिस्तान में फाइटर्स का नाम सुने, शाहजेब और जो रिजवान है। अच्छा, जिस तरह अब आप देख लें, अब एमेच्योर लेवल पे फर्ज करें किसी बच्चे ने स्टार्ट करें 15-16 साल का, ठीक है, वो स्टार्ट में जाहिर सी बात है एमेच्योर फाइट्स करेगा, उसके लिए आपको दिन में कुछ भी नहीं, आप 3-4 घंटे दें, ठीक है, लेकिन अपनी एक रूटीन बनाएं कि आप एक टाइम पे कार्डियो का वर्कआउट करें। इसमें ट्रेनर का होना कितना लाजमी है? ट्रेनर का होना लाजमी है, मतलब आप ट्रेनर नहीं होगा तो आप सीखेंगे कैसे? वैसे नहीं है कि आप मुंह उठा के सुबह उठे, ना, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, जब तक आपके नुकसान करा बैठेंगे, नुकसान ही कराएंगे, नुकसान भी क्या कराएंगे, आप सीख ही नहीं सकेंगे कुछ, जब तक आपके साथ आपके सर पे एक प्रोफेशनल, मतलब आप ABCD बच्चा 4-5 साल का ऐसे तो नहीं सीख लेता, स्कूल जाना पड़ता है ना, टीचर सिखाता है, माँ बाप सिखाते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन वाला सीखता है जब उसको ABC आती है। एग्जैक्टली, सिखाने वाला तो होना चाहिए, तो जब तक कोई सिखाने वाला नहीं होगा तब तक तो वो YouTube से देख के कितना सीख लेंगे, जब तक उन करने वाला कोई साथ नहीं होगा, ड्रिल्स करने वाला साथ नहीं होगा, तब तक वो कितना सीख लेंगे। हमारे यहाँ सिखाने वाले कितने अच्छे हैं और कितनी बड़ी तादाद में? यार यहाँ सिखाने वाले तो जो 2 महीने लगाते हैं वो भी आज के जिम बना के बैठा है, ये प्रॉब्लम है, जिससे थोड़ा सा सीखे वो भी सिखाने लग गए। हम प्रॉपर एक कोर्स करते हैं हमारे जिम में, जो आप दूसरे को ट्रेनिंग देता है ना वो प्रॉपर फाइट करता है, यानी कि उसको भी आता हो ना जो दूसरे को सिखाए, यानी कि अब आप को ट्रेन कर रहे हो, आप उससे हार जाओ तो फिर वो कहेगा ये तो मेरे से हार गया। अब तो कुछ जिम में बच्चे बैठे होते हैं वो सिर्फ फीस वसूली के लिए, और जब बच्चों ने बैठा है उसने क्या देखना है कि वो जो लड़के उनके पास आ रहे हैं जिम करने के लिए वो जिम सही कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लास्ट बात हफ्ता आते हैं फिर भाग जाते हैं। आपने एक चीज आप दिखाते हो कुछ तो वो आते हैं आपके पास, ठीक है ना, आपने एक चीज एंगल दिखाना होता है, एक चीज बतानी होती है, कुछ पंच मार रहे हैं, कुछ एंगल खराब हो गया, रिस्ट हिल जाती है, किक मार रहे हैं, किक का एंगल खराब हो गया, कुछ इंजरी हो जाती है, जब तक ट्रेनर सर पे नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं कर सकते, कि ये जिम नहीं है, आपको एक चीज गाइड करनी पड़ती है, एक एंगल गाइड करना पड़ता है इसके अंदर। यकीनन इसमें जो हमारे ट्रेनर है उसका होना लाजमी है, हमारे यहाँ अच्छे ट्रेनर के लिए वो तभी मुमकिन है जब हमारे यहाँ मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हो, हमारा स्पोर्ट डिपार्टमेंट इस पर फोकस कर रहा हो, और हमारे यहाँ मरियम नवाज साहबा वज़ीर पंजाब हैं, वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल का दौरा कर रही थी, उसके साथ पुलिस भी डिपार्टमेंट में गई, वो देख रही थी कि और अरबों रुपए के ऐलानात भी किए जा रहे थे। अगर ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए ये इवेंट्स कराने के लिए इदारे डेवलप करने के लिए अगर काम हो तो यकीनन हमारे यहाँ जो नौजवान हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होंगे, वो अच्छे फैसले भी ले सकेंगे और वो अच्छे तरीके से मार्केट में और मुल्क का नाम भी रोशन कर सकेंगे। उमर, हम देखते हैं स्पेशली जो एक अच्छी फीलिंग तब आती है जब हम देखते हैं कि हमारा कौमी परचम जब दुनिया किसी मुल्क में लहराता है तो वो एथलीट ही होते हैं वो जो लहराते हैं वहाँ। बिल्कुल किसी और का इतना बस नहीं होता कि वो नेशनल लेवल पे जाके और इंटरनेशनल लेवल पे जाके वो अपने कौमी परचम को लहराए वहाँ पे। अच्छा। तो वही जब जीतता है तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कौमी परचम लहराता है और पूरी कौम फख्र महसूस करती है। तो इस चीज को हुकूमत को किस तरीके से लेकर चलना चाहिए, हमारी स्पोर्ट डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए इस पर? अच्छा, हमारी स्पोर्ट डिपार्टमेंट आजकल थोड़ा सा मतलब हम प्राइवेट सेक्टर्स है ना, ठीक है, जो प्राइवेट जिम्स बने हुए हैं लाहौर, हमारा तो मुल्तान में एक जिम है, ठीक है, जो लाहौर के अंदर जिम बने हुए हैं या इस्लामाबाद में, वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब प्राइवेट जिम्स इस तरह कोशिश करते हैं, वो फाइटर्स को सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं और दुबई भेज देंगे या US भेज देंगे, ठीक है, वहाँ जाके ट्रेनिंग करवाते हैं और वहाँ जाके उनको फाइट्स मिलती हैं, ठीक है। मतलब आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है और फिर वो जेब से पैसे लगाते हैं, ठीक है, वो ये सारा कुछ करते हैं। मतलब आप देखेंगे हमारे मुल्क में अगर सिर्फ हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, या जो भी हमारा स्पोर्ट्स का इदारा है, अगर वो सिर्फ हमें सपोर्ट करना शुरू कर देंगे ना, ठीक है, हमारे लिए फर्ज करें मुल्तान में एक जिम बना हुआ है, ठीक है, हेल्प आउट करें, ठीक है, मतलब ये प्राइवेट, ये क्या कहते हैं, अभी हम प्राइवेटली ओन्ड है जिम, ठीक है, कोई 2-3 इस तरह की कहीं इन्वेस्ट करें, ठीक है, हमें 2-3 जिम्स और खुलवा के दें, कोई स्पोर्ट्स जिम्नेजियम बना हुआ है, ठीक है, वहाँ पे ट्रेनिंग देना शुरू करें, तो वहाँ पे काफी बेहतरी आ जाएगी। बेहतरी है, बात करेंगे, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से आगाज करेंगे कि हमारी हुकूमत को क्या स्टेप लेने चाहिए, उससे किस हद तक बेहतरी आएगी, इसमें भी हम बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिससे हम ब्रेक से जाने से पहले बात कर रहे थे मिक्स मार्शल आर्ट्स के हवाले से, और हमने जाना कि हमारे मुल्तान में और हमारे साउथ पंजाब में और पूरे मुल्क में इस हवाले से रुझान क्या है। ज़रा ज़र्क के पास जाएंगे, ज़र्क बताइएगा जो मिक्स मार्शल आर्ट्स की बात कर रहे हैं तो इवेंट एक तो मुल्तान में हो रहा है, उसके अलावा बाकी गेम्स भी हैं जिनमें ट्रेड नेशनल गेम्स के हवाले से रुझान है। इसमें कौन कौन सी गेम्स शामिल हैं और हमारे यहाँ इसमें रुझान कितना, इंटरेस्ट कितना है लोगों का, और स्पेशली नौजवानों को कितना है? फिर मुल्तान में तो बहुत कम रुझान है, इसलिए हम इवेंट करवा रहे हैं कि लोगों को पता लगे ये फाइट्स है क्या, मिक्स मार्शल आर्ट। इसके ठीक 3 मंथ तक हमने इंटरनेशनल एक और करवाना है, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। ठीक है, वो भी हमारा फाइनल हो गया, फाइट कार्ड बन गया। और लाहौर में तो आपके सामने हर 3 महीने बाद इवेंट हो रहा है, 2 महीने बाद इवेंट हो रहा है, वहाँ तो रुझान ही रुझान है। अभी 12 को वहाँ पेंकरेशन की वर्ल्ड चैंपियनशिप है पड़ी, उसमें हमारे जिम के भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं 3-4। वहाँ बॉक्सिंग भी है, किक बॉक्सिंग, वो फेस्टिवल है पड़ा वहाँ लाहौर में अंदर। और कि मुल्तान में ये रुझान मुल्तान में बहुत कम है पड़ा। मुल्तान में सिर्फ हम इसलिए ला रहे हैं कि लोगों को पता लगे कि ये है क्या। आपने कराटे की देखी है, बॉक्सिंग देखी है, आपने मिक्स मार्शल आर्ट कभी नहीं देखी होगी कि केज के अंदर हो। केज में लड़ना बहुत डेंजरस होता है, मुश्किल होता है, खौफ होता है आपके पास कि यार वो पंच मारे, अगर मैं पंच मारूं वो पंच ना मार दे, मैं किक मारूं वो किक ना पकड़ ले। तो ये बहुत चीज़ें सोच के आपको फाइट करनी पड़ती है। ये नहीं है कि सिर्फ आपने किक्स करनी है, पंच करनी है। इसमें प्रॉपर अगर आप किक्स करें, वो टेक डाउन कर दे, आपको नीचे गिरा दे, तो आप ऊपर नहीं आ सकोगे। तो इसमें बहुत माइंड से खेलना पड़ता है कि रिलैक्स होके। और उसके लिए यहाँ पे होने और उसके अलावा लाहौर में मुकाबला। लाहौर में उमर, अभी रिसेंट हमने देखा कि शाहजेब ने जो इवेंट में एक बहुत अच्छे अंदाज में पार्टिसिपेट किया और बाहर इंडियन जो था उसको काफ़ी मार गिराया। उसके साथ साथ जो इसराइल के साथ उसका कंपटीशन हुआ, तो उसकी जो गेम थी अब उससे कितना ज़्यादा फ़र्क है? क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल थी, लोगों ने काफ़ी पसंद किया, नौजवान काफ़ी वो देख कर इंस्पायर हो रहे थे उसको। अच्छा, देखिए जो शाहजेब रिंड ने जो फाइट की वो कराटे है, वो कराटे कॉम्बैट है। ठीक है, वो एक कराटे कॉम्बैट एक प्रमोशन है, एक अमेरिकन प्रमोशन है। उनने बेसिकली हमारे पाकिस्तानी फाइटर इनने यहाँ से कोशिश की रिंड साहब ने, और वो काफ़ी टैलेंटेड भी थे। ठीक है, उधर गए, उनने मतलब एक इंडियन को मेरे ख्याल से टक्कर दी, हराया। तो वो डिफरेंट नहीं है, वो डिफरेंट एमएमए से इस तरह है कि एमएमए फ्री स्टाइल है। ठीक है, उसके अंदर आप पकड़ भी सकते हैं, आप गिरा भी सकते हैं। ठीक है, जो कराटे कॉम्बैट है, ठीक है, उसके अंदर आप स्ट्राइकिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप एल्बोज नहीं मार सकते। ठीक है, आप बॉडी नीज मार सकते हैं, फेस पे नीज नहीं मार सकते। ठीक है, और क्या कहते हैं, कराटे कॉम्बैट बेसिकली मतलब कराटे में कराटे के रूल्स डिफरेंट है, उसमें स्ट्राइकिंग डिफरेंट तरह की है। ठीक है, एमएमए के अंदर वो फाइट होगी तो आप मतलब आप स्ट्राइकर हो। ठीक है, अगर आप मेरे से अच्छे स्ट्राइकर हैं तो मैं तो कोशिश करूंगा कि यार मैं आपको ग्राउंड पे लेके जाऊंगा। अगर हमारी से स्ट्राइकिंग ही फाइट होगी, आप स्ट्राइकर अच्छे तो आप जीत जाएंगे मेरे से। ठीक है, तो वो एमएमए फ्री स्टाइल है और कराटे इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ एमएमए, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। लेकिन उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिली, मोटिवेशन मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? हाँ, इस तरह गेम्स में जब हमारे नौजवान आगे आएंगे तो उसका असर पूरी मोटिवेशन तो खैर बहुत मिलेगी। शाहजेब रिंड ने, हमारे जितने भी पाकिस्तान के फाइटर भी लड़के आए हैं, वो तो मोटिवेशन है। वो लड़के देख रहे हैं, वो सारे न्यूज़ पे देख रहे हैं, वो हमारे लिए, हमारे जूनियर्स के लिए अब आएंगे, देखेंगे, सीखेंगे, उनके जिम में भी आएंगे। ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है उस चीज़ को। जब भी आपसे किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने अप्रोच किया कि हमारे बच्चों को आगे सिखाएं, हमसे मुझसे पर्सनली ओवरऑल हम मार्केट की बात करें कि ये रुझान यहाँ पे ना इंटरयूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, वो भी बहुत कम यूनिवर्सिटीज करवाती हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल से, और एक यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर करवाती है, बीजेडयू करवाती है। ठीक है, जिस तरह आपका अरे बीजेडयू का अपना एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है। और मजे की बात है कि जब कोविड था तो उनके एचओडी हमारे पास मौजूद थे, तो उन्होंने हमें बताया कि हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो मैंने अपने सर को हाथ मारा, मैंने कहा सर ऑनलाइन क्लासेस आप ले रहे हैं, तो वो 9 महीने से आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं स्पोर्ट डिपार्टमेंट की, तो वो क्या स्पोर्ट सीखेंगे? ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी हमारी कोविड के दिनों में। अच्छा, स्पोर्ट डिपार्टमेंट में। अच्छा, तो फिर उन्होंने क्या स्पोर्ट सीखना था, क्या खेलें सीखनी थी, तो ये एक इशू है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे पर्सनली इशू देखें, आपको स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में आप ये देखें वहाँ पे सिखाते क्या है, वहाँ पे फुटबॉल सिखाते हैं, क्रिकेट सिखाते हैं। ठीक है, बॉक्सिंग भी मैंने कहीं सुना सिखाते हैं। ठीक है, अब जैसे लाहौर की यूनिवर्सिटी से मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी प्लेयर्स ना जो एमएमए के अंदर आए हैं। ठीक है, कुछ मतलब हमारे अजीज हैं, दोस्त हैं हमारे। ठीक है, लाहौर की, उनने पहले इंटरवर्सिटी टूर्नामेंट्स होते थे, पहलवानी जिसे कहते हैं। ठीक है, उसको मॉडर्न टर्म्स में उसको रेसलिंग कहते हैं। ठीक है, अब वो रेसलिंग से एमएमए के अंदर आ गए। ठीक है, वो एमएमए के अंदर आके उनने फिर अपना मतलब अपना पैटर्न ही चेंज कर लिया। खैर
ठीक है। उसी तरह अगर तो अवेयरनेस हो ना हमारे, जिस तरह अब क्योंकि ना एमएमए को ना बेसिकली डेंजरस स्पोर्ट समझा जाता है, ठीक है, इसलिए लोगों को अवेयरनेस होगी भी ना तो वो शायद अवॉइड करते हैं, ठीक है। डेंजरस इस तरह है कि यार अच्छा अब आप शिन पैड्स नहीं आपने पहने हुए, ठीक है, अब घुटने, अब आप मतलब पूरी बॉडी पे कहीं पे भी मार सकते हैं, ऊपर से ग्लव्स आपके छोटे होते हैं। अब एमेच्योर फाइट में भी ना आपकी पैडिंग मेरे ख्याल से 4 आउंस की होती है, पता नहीं 6 आउंस की होती है, और उसी तरह क्या कहते हैं जो आपकी प्रोफेशनल फाइट होती है उसमें तो आपको वैसे अगर हम इसको इंटरनेशनली देखें, हाँ जो बाकी ममालिक हैं तो उनमें ये किस हद तक मकबूल हैं ये खेलें? यूएसए के अंदर तो खैर बहुत मकबूल है, ठीक है, मतलब वहाँ पे जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यूएफसी, ठीक है, वो तो फाइटर बनते ही यहाँ पे इसलिए हैं, ठीक है, पूरे मुल्क में इसलिए बनते हैं कि हमने यूएफसी तक पहुँचना किसी तरीके से, ठीक है, ये एक चीज़ है हम फाइटर्स के अंदर। मतलब जितने भी हमारे भी सीनियर फाइटर हैं या जो जिस तरह अभी आपने बात की उनकी, उन सबका एम शाजीब, उन सबका एम ये है कि यूएफसी तक पहुँचना। क्योंकि यूएफसी पे अच्छा करता है, ठीक है, फाइटर्स को मतलब इंटरनेशनली, मतलब यूएसए के अंदर कहीं ना कहीं करते हैं अच्छा पे, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के आप इवेंट करवा लें, ठीक है, या यहाँ भी तो पहले हमारा मुख्तलिफ बैंकिंग सेक्टर में हमारी वापडा की और रेंजर की वो टीमें तो बनी होती थी, तो उसका रुझान अभी भी है या अब कम हो गया? अब क्लब्स टीम्स बनी हुई है, उनकी भी टीम्स अभी बनी हुई है, हाँ, ठीक है, वो आपस में वो फाइट्स वगैरह करते रहते हैं, वो बॉक्सिंग की होंगी, किक बॉक्सिंग की होंगी, एमएमए की नहीं करते, एमएमए अभी भी वो एमएमए को अवॉइड करते हैं, बॉक्सिंग किक बॉक्सिंग वगैरह की करते हैं, लेकिन अब ये देखें कि उसमें मजीद क्लब आने चाहिए। हाँ उसमें ऊपर से पे नहीं सही करते, हाँ, मतलब आप देखें अब हमें इतनी बार स्टार्टिंग में ऑफर हुई थी कि यार अच्छा अब जाके ट्रायल्स दे हो जाके, ठीक है, आपको बैठे बैठे 25-30 हज़ार रुपये आएगा, ठीक है, और वो 25 हज़ार कोई पैसे नहीं होते, ठीक है, वो ना ट्रायल देने का फायदा ना कुछ और करने का फायदा, और ऊपर से उनकी तरफ से आप जाके खेलो, मतलब उस चीज़ का पर्सनली मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं था, ठीक है, मैंने ज्वाइन नहीं किया। उसी तरह आजकल के मतलब हमारे सीनियर थे, कोचेस थे, ठीक है, उन लोगों ने ज्वाइन की हुई थी, ठीक है, वो लोग मतलब उसका एक वो सिलसिला उनका लेके चली जा रही है। अगर प्रॉपर तरीके से हमारा जो प्राइवेट सेक्टर बैठा है, वो इतनी कंपनीज बैठी हैं, वो अगर ऑन करना शुरू कर दें तो हमारे यहाँ इसमें मजीद इजाफा हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पे देखें इवेंट्स जो होते हैं ना वो सिर्फ प्राइवेट ही करवा सकते हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के बस से बाहर है, ठीक है, जो हमारे सरकारी अस्पताल बैठे हैं वो वैसे ही माशाल्लाह, हाँ, वो नहीं करवाएंगे इवेंट। वो एमएमए का उनको अभी भी आप पूछ लें किसी को एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट, ये डर लगा रहेगा कि एमएमए कोई बच्चा जख्मी हो गया तो वो इंक्वायरी बैठ जाएगी। जाते साथ वो ये कहेंगे कि अच्छा एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट्स, अच्छा ठीक है, वो टाइकोवांडो, ठीक है, इस तरह के आपको सवाल सुनने, वो जवाब सुनने को मिलते हैं। तो भाई तू रहने दे, अब रहने दो। जिन लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है उस चीज़ की, ठीक है, आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनसे मदद ले सकते हैं उस चीज़ की या कुछ कर सकते हैं? आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ती है। इसलिए फिर हम जिस तरह अभी जर्क इवेंट करवा रहे हैं, ठीक है, हम कितनी देर से स्पॉन्सर्स के पीछे पड़े हुए हैं, स्पॉन्सर्स मिले हैं, ठीक है, फिर इवेंट अरेंज हो, ठीक है, वो सारा कुछ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ना, सारा कुछ लोगों को पता चले। फीमेल के लिए भी कोई है कैटेगरी? हाँ, फीमेल्स की भी फाइट है हमारे पास, हैवी वेट में फीमेल, लाइट वेट में फीमेल्स हैं, 3 फाइट्स फीमेल्स की हैं, जो लाहौर से आ रही हैं, कराची से आ रही हैं, केपीके से आ रही हैं, डीआई खान से आ रही हैं, लाहौर से आ रही हैं, इसमें फीमेल सब डिफरेंट शहर से हैं। और फीमेल के लिए वहाँ पे मतलब आप दोनों फाइट्स फीमेल मेल और फीमेल की दोनों वहाँ पे फाइट्स में स्टार्टिंग बच्चों की है, बच्चों से स्टार्ट होगी, उसके बाद फीमेल्स आएगी, फीमेल्स की एक फाइट होगी, फिर उसके बाद एक ग्रैपलिंग आएगी, ग्रैपलिंग के बाद फिर एमएमए स्टार्ट हो जाएगी। और बच्चों के हवाले से बात करें, हमारे यहाँ वैसे भी हम देखते हैं कि मुख्तलिफ क्लब्स बने होते हैं और वो बाहर किसी पार्क में बच्चों को ट्रेन करवा रहे होते हैं, तो ये जो है इसमें प्रॉपर तरीके से वर्क होना चाहिए, जगह होनी चाहिए, इसमें प्रॉपर एक जिम होना चाहिए। अब प्लाट में आप ग्रैपलिंग तो करवा नहीं सकते, ठीक है ना बॉक्सिंग करवा सकते हो, हमारे पास पूरा एक सेटअप है पूरा। अब हम ट्रेन करवाते हैं ना, हमें पता, हम अब ये इवेंट मैं कर रहा हूँ, मैं खुद इसमें फाइट कर रहा हूँ, यानी कि दूसरों को पता लगा मैं भी फाइट कर रहा हूँ, मैं ट्रेन इवेंट करवा रहा हूँ, लेकिन हमारे जितने भी कोच भी हैं, ट्रेनर भी हैं, वो भी फाइट्स करें कि लोगों को पता लगे हमें कुछ आता है तो हम आगे लोगों को देंगे। अब अक्सर क्लब है, पर मैं 2006 से स्टार्ट की हुई है, 2006 में मैंने कराटे सीखी थी, 2011 में मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी, 2015 में मैंने एमएमए स्टार्ट की थी। तो आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को की थी। मैंने मुआय थाई सीखी हुई है, किक बॉक्सिंग सीखी हुई है, ग्रैपलिंग सीखी हुई है, ब्राजीलियन जिजित्सु सीखे हुए हैं, लेकिन सबसे अच्छी गेम है एमएमए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर स्ट्राइकर है तो आपने रेसलिंग स्टार्ट करनी है, अगर रेसलर है तो आपने स्ट्राइकिंग पे रहना है कि नहीं, आपको टेक डाउन वगैरह नहीं देना। इसमें मजीद भी बात करेंगे, हम ब्रेक का वक्त हुआ है, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम एंड नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे थे वर्ल्ड एथलीट डे के हवाले से, उमर से जानेंगे कि उन्होंने अब तक कौन कौन सी गेम्स में पार्टिसिपेट किया, एक्सपीरियंस कैसे रहे और सबसे मुश्किल गेम, सबसे मुश्किल मुकाबला कौन सा था। उमर बताइएगा अपना एक्सपीरियंस, जरा बताइए हमारे नाज़रीन को कि आप कब से आए इस फील्ड में और पहली गेम में क्या आपका मोटिवेशन लेवल था और अब क्या है मोटिवेशन लेवल। अच्छा, मैंने स्टार्ट जब किया था तो हमारे ना एक बेस होती है कि आपने एमएमए, मेरा माइंड तो एमएमए का था, ठीक है, तो एमएमए की ट्रेनिंग करना शुरू की। कोच ने मशवरा किया कि आपकी ग्रैपलिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। फिर ग्रैपलिंग के टूर्नामेंट्स खेले, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 3 गोल्ड मेडल्स हैं और 2-3 सिल्वर भी हैं। तो ग्रैपलिंग से शुरू किया, बेस अपनी थोड़ी सी स्ट्रांग की कि यार अच्छा चले एमएमए की फाइट करनी है, कोई ग्रैपलर आगे से आ गया, वो उसे नीचे गिराया, वो नीचे गिरा के मारेगा तो जाहिर सी बात है वो तो फिर एक उस चीज़ का मुकाम है। तो लेकिन जो सबसे ज़्यादा टफ है, मतलब आउट ऑफ एवरी स्पोर्ट जो मैंने आज तक खेली है, वो मिक्स मार्शल आर्ट्स है। ठीक है, मिक्स मार्शल आर्ट्स, क्योंकि आपको अवेयर रहना पड़ता है, इट इज़ वेरी डेंजरस। ठीक है, आपको, मैंने किक्स भी खाई हैं, मैंने पंचेस भी खाए हैं, ठीक है, और खैर इट इज़ द मोस्ट डेंजरस आउट ऑफ एवरी स्पोर्ट वाज मिक्स मार्शल आर्ट्स। ठीक है, आपने बीजेजे भी मैंने की है। उसकी तैयारी के लिए भी आपको कितना टाइम चाहिए? अब मिक्स मार्शल आर्ट्स देखें, मिक्स मार्शल आर्ट्स में आपने हर गेम की तैयारी करनी है, आपने ग्रैपलिंग की, बॉक्सिंग की, हर जगह से आप ग्रिप लेके आएंगे तभी उस मैदान में आ आपकी ग्रिप हर जगह पे कहीं ना कहीं 70-80% स्ट्रांग होगी, तो आप इस लायक हैं कि आप एक ऑक्टागन के अंदर स्टेप कर सकें। ठीक है, अगर आपकी ग्रिप नहीं है ना उन चीज़ों के ऊपर, फिर आप भूल जाए कि उस टाइम में सबसे मेन आपकी डिसीजन मेकिंग होती है कि आप अपने आप को किस तरीके से बचाते हो, किस तरीके से आप कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस होगा तो आप फाइट, क्या कहते हैं, जीतेंगे। जहाँ भी आपकी हल्की सी भी खामी होगी तो आपके सामने वाले को मालूम हो गया कि ये भाई की खामी है, तो वहीं पे वो सामने वाला आपको मारने के लिए खड़ा हुआ है। ठीक है, आप भी उसको मारने के लिए खड़े हैं, तो होना तो बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब वो किसी भी गेम में चले जाए। बताइएगा आपने कब से आगाज किया और आपका कैसे आपको ख्याल है कि आपको इस साइड पे आना चाहिए? सबसे पहले मैंने 2006 में कराटे स्टार्ट किया था। उस टाइम तो मैं बहुत डरता था, मुझे जबरदस्ती घर वाले भेजते थे। अच्छा, घर वाले भेजते थे, मैं वहाँ जाता था। कुछ सीनियर फैमिली में कोई पहले था? मेरे एक बड़े भाई थे जो कोच हैं, जो पाकिस्तान से बाहर खेलते हैं। ओके, वो जबरदस्ती लेके जाते थे। अब वहाँ मैं जाता था, तुमने बनना है। हाँ, मैं क्लब जाता था, वहाँ जाता था, मुझे मारते थे, मैं रो रो के घर आ जाता था। जो सीनियर होते थे वो जूनियर को तो मारते ही मारते थे। ठीक है, जब ग्रुप सेशन बनता था उनके सामने मार मुड़ के यार मैं फाइटर हूँ, हमें पड़ती थी, 1 दफा मारी, 2 दफा मारी, दिल नहीं करता जाने का। जबरदस्ती 2 दिन आया, 3 दिन आया, 4 दिन आया, फिर मुझे पता था मैंने आना तो है। ठीक है, उसके बाद मैंने फर्स्ट इवेंट 2007 में खेला था, कराटे का खेला था जंग में। उसके बाद फिर मैं, तो वहाँ पे आपको कैसा रहा? आप हारे जीते? वहाँ फर्स्ट फाइट में जीत गया था, मैंने नॉकआउट कर दिया था 3 सेकंड में किक पे। अच्छा, जंग का लड़का, वो फर्स्ट इवेंट था मेरा। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने मुल्तान में खेले। उसके बाद मोटिवेशन मिल गई कि अब मैं आ सकता हूँ। हाँ, अब उस वक्त मुझे मोटिवेशन मिल गया, तो उस वक्त मुझे पता था यार मैं इजी फाइट है, मैंने खानी नहीं है। लेकिन उसके बाद मैंने एक और इवेंट खेला, वहाँ मेरे से हैवी आ गया। ओके, वहाँ फिर थोड़ा सा डिफरेंट फाइट हुई, थोड़ा सी हार्ड वाली, वो भी मैं जीत गया था। उसके बाद एक और फाइट थी लाहौर में, वो मैं सिल्वर मेडल आया था, गोल्ड में। उसके बाद फिर मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी। कराटे में सिर्फ किक्स मारनी थी, लेकिन बॉक्सिंग के पहले 2 में हारा इवेंट। उसके बाद आहिस्ता बॉक्सिंग की मैं 3-4, बॉक्सिंग का मैं नेशनल गोल्ड में पड़ा, लास्ट जीता था। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने मुay थाई स्टार्ट की। ठीक है, फिर 3 चीज़ें मुझे आती थी। उसके बाद मैंने ग्रैपलिंग सीखी थी एमएमए के लिए, क्योंकि मुझे बॉक्सिंग भी आती थी, कराटे भी आते थे, किक्स भी आती थी। फिर मैंने एमएमए स्टार्ट की, और एमएमए मैंने पहला मैच कहाँ हुआ? पहला मैच लाहौर में हुआ था। पहला मैच में इजी जीत गया था। अच्छा, ट्रायंगल लगाया था, लॉक लगाया था, मैं जीत गया। दूसरा मेरा स्पोर्ट्स ग्राउंड में हुआ था ट्रायल, उस पर भी मैं ग्रैपलिंग पे जीत गया था। जो लास्ट अगवानी से हुआ था ना गुजरात में, वो बहुत टफ हुआ था, बहुत टफ हुआ था। लग पता गया था। उसने मुझे किक मारी थी, स्पिन किक मारी थी, मेरी आईब्रोज यहाँ से नीचे हो गई थी, थोड़ी सी ना ब्लड निकल आया था। लेकिन उस टाइम आप पे डिसीजन था फाइट करनी, क्योंकि मैं जीता हुआ था, लास्ट राउंड चल रहा था, और अचानक लगी थी। मुझे पता था कि निकल जाएगी किक, लेकिन मैंने ना, कॉन्फिडेंस मेरा ये था कि मैं ब्लॉक कर लूंगा। जब मैंने ब्लॉक की, वो किक पीछे से आ गई। लास्ट मेरे ख्याल में 1 मिनट पड़ा था, और 2 राउंड में जीता हुआ था। उसके बाद डॉक्टर का डिसीजन होता है, तो उसने कहा कि आपने फाइट करनी है। मैंने कहा जीता हुआ ही तो फाइट थोड़ी सी रह गई, फाइट करनी। फिर यहाँ उन्होंने वैसलीन वगैरह लगाई, वो लगाई, राउंड खत्म हुआ तो फाइट में जीत के वो सबसे टफ हुई थी अगवानी से। अब क्योंकि अगवानी कभी हार नहीं मारते। अभी जो आप खुद इवेंट करा रहे हैं, तो उसके लिए तैयारी आपने खुद कर लिया? उसके लिए मैंने खुद की है। इसके आगे है कौन? अगवानी। तो फाइट करने को तैयार है, पुराने बदले फिर लेने? नहीं, मजा तभी आता है जो आगे वाला स्ट्रांग हो। आप नए से लड़ोगे तो आपको पता है इजी आप जीत जाओगे। हाँ बिल्कुल। जब तक आपको मार नहीं पड़ती ना, आपकी कंडीशनिंग सही नहीं होती, तब तक आपको वो गुस्सा नहीं आता फाइट वाला।
इजी तो आप किसी को पकड़ लो यार मैंने फाइट करनी है, फाइट के लिए हर कोई आ जाएगा, इजी आप फाइट जीत जाओगे, मजा नहीं आएगा उसमें। अभी भी फाइट चल रही है या अभी सिर्फ ट्रेनिंग करा रहे हैं लोगों को? नहीं, फाइट्स चल रही हैं। मैं भी 26 मई वाले इवेंट में फाइट कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। उसके बाद आगे भी काफी इवेंट्स हो रहे हैं लाहौर। आपको किससे मुकाबला होना है? मेरा मुकाबला प्रोबेबली कोई इस्लामाबाद का फाइटर है। इस्लामाबाद का, ठीक है, उन्हीं के साथ होगा। अभी नेगोशिएशन चल रही है। तैयारी है मुल्तान? तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त, तैयारी में रहते हैं। हाँ इंशाल्लाह, तैयारी नहीं छोड़ते। अब तैयारी छोड़ेंगे तो फिर फिर तो मुश्किल हो जाएगा। हमारे पास लास्ट 2 मिनट्स चल रहे हैं। उमर, क्या कहना चाहोगे? कंक्लूजन में हम जाएं तो इस तरह के गेम्स को प्रमोट करने के लिए हमने वालिदैन के हवाले से बात की, गवर्नमेंट के हवाले से बात की, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर की बात की, मजमूई तौर पर अगर हम बात करें एज अ कौम तो हमें किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए और हम किस तरीके से अपने नौजवानों को, अगर आप कंक्लूजन में मैसेज देना चाहें? आपको देखिए, आप मिक्स मार्शल आर्ट्स हैं, ठीक है, मैं मिक्स मार्शल आर्ट्स की स्पेसिफिकली बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि इसकी अवेयरनेस कम है। आप मिक्स मार्शल आर्ट्स को आप इस तरह प्रमोट कर सकते हैं। आप अभी न्यूज़ पे तो देख रहे हैं कि कितने फाइटर्स हमारे फेमस हुए हैं, ठीक है, आप उससे थोड़ी सी इल्म लें, थोड़ा सा उस चीज़ से, और थोड़ा सा उस डायरेक्शन में जाए, उन लोगों को सपोर्ट करना शुरू करें, ठीक है, जो आपके मुल्क का परचम बाहर लहरा रहे हैं, ठीक है, मतलब पाकिस्तान का नाम रोशन करें, ठीक है। इंडिया को हम कितनी बार, सिर्फ अभी नहीं हराया है, ठीक है, हमने इंडिया को कई बार हराया है मिक्स मार्शल आर्ट्स में, ठीक है, और थोड़ा सा इस डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। अपने लड़कों को, ठीक है, अपने बेटों को या अपने भाइयों को जो जिनको आप इस डायरेक्शन में डालना चाहते हैं, ठीक है, उनको ये वेपिंग, ये जरा इन चीजों से निकालें, ठीक है। ये जो चीजें शुगल बना के उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं है आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों ने सिगरेट पीना, कोई बेनिफिट नहीं है उस चीज का। आप 1-2 महीने करेंगे, MMA करेंगे, आप मिक्स मार्शल आर्ट्स में आएंगे, आप एडिक्ट हो जाएंगे, एक एडिक्शन है, ठीक है। तो थोड़ा सा उस एडिक्शन वाली साइड पे वालिदैन के लिए भी यही पैगाम है मेरा, ठीक है, वो सारे लड़कों के लिए भी जो ये शो देख रहे हैं उनके लिए भी यही पैगाम है कि यार आप जरा इस डायरेक्शन में आए, ठीक है, तो आपको लाइफ जीने का मजा, आपको मजा आएगा, आपको डिसिप्लिन आएगा आपकी लाइफ में। सर, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? यार होना चाहिए स्पोर्ट्स में, तो आपको लाजमी होना चाहिए। आपकी फिटनेस है बड़ी, आपकी बॉडी लैंग्वेज बेटर हो जाती है आम लोगों से। आपको चाहे ये जरूरी नहीं है कि आप मिक्स मार्शल आर्ट सीखें, आप फुटबॉल खेलें, आप बॉक्सिंग सीखें, आप कुछ भी ना करें, नॉर्मल कार्डियो करें, गेम्स करें। हाँ, आज के दौर में सब पबजी में लगे हुए हैं, फ्री फायर में लगे हुए हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, उसमें क्या फिटनेस आएगी? वो आप ज़हनी तौर पे हिल ही रहे हो। आप मैदान में आए, मुकाबला करें, गेम खेलें, जीतें, हारें, आपको पता चले कि आपकी गलतियां कहाँ हैं, आपकी बेहतरी कैसे लानी है। तो ये सारा कुछ करेंगे तो आपकी लाइफ भी बेहतर रहेगी और आप खुद भी इंजॉय करेंगे और आपको पता चलेगा कि मैं अपनी लाइफ को किस तरीके से जी रहा हूँ। अपने लिए कुछ करें, अपने लिए कुछ करें। उमर जैदी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें बताया और आपको एक बार फिर आपका आलमी दिन बहुत बहुत मुबारक हो। जर्क, आपको भी मुबारक हो और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन बताया। अल्लाह के आपका इवेंट अच्छे से कामयाब हो और हम भी कहेंगे कि लोग इसे देखने जाएं, क्योंकि हमारा इवेंट वैसे भी काम होते हैं और लोग डिमांड कर होते हैं कि यार कोई मजेदार सी चीज़ आए मार्केट में जिसको हम सारे इंजॉय कर सकें। हमारे अब चंद ही इवेंट रह गए हैं बदकिस्मती से। हुकूमत 14 अगस्त हम सारे जोशो खरोश के साथ मना लेते हैं, जिसमें पूरा मुल्तान निकलता है बाहर, और या फिर कभी फेस्टिवल हो जाए बाहर का तो उसमें हम देखते हैं कि मुल्तानी बाहर निकलते हैं, वरना क्रिकेट के मैच हो जाएं तो वो भी अच्छे रह जाते हैं। अब ये भी एक अच्छा इवेंट आ रहा है, जिसको भी आप लोग जाएं, देखें, एंजॉय करें, अपनी फैमिलीज के साथ लेके जाएं और देखें कि क्या हो रहा है वहाँ पे और किस तरीके से वहाँ पर फाइटर फाइट कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान बिलाल खान नियाजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।